हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वेब सीरीज़ नर्ड। आज की वीडियो होने वाली है स्क्विड गेम वेब सीरीज़ की हिंदी एक्सप्लेनेशन वीडियो। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो शुरू करते हैं। इस एपिसोड की शुरुआत में हम कुछ बच्चों को स्क्विड गेम नाम का गेम खेलते हुए देखते हैं। जैसे इंडिया में पकड़म पकड़ाई लुका छुपी बहुत फेमस गेम है, वैसे ही कोरिया में ये गेम बच्चों में बहुत फेमस है। अब कहानी शिफ्ट होती है इस वेब सीरीज़ के मेन कैरेक्टर स्योंग गी हुन पर। यहाँ पर स्योंग गी हुन की मम्मी स्योंग को कुछ पैसे देकर बोलती हैं कि आज तेरी बेटी का बर्थडे है, उसको कुछ खास खिला देना। ये बात सुनकर स्योंग थोड़ा उदास हो जाता है क्योंकि स्योंग की वाइफ और स्योंग का तलाक हो चुका था और कोर्ट ने स्योंग की बेटी की कस्टडी स्योंग की वाइफ को दे रखी होती है और स्योंग बस अपनी वाइफ की मर्जी पर ही अपनी बेटी से मिल सकता है और स्योंग की वाइफ ने दूसरी शादी भी कर ली होती है। अब आप समझ ही सकते हैं कि एक बाप पर क्या बीतती होगी जब वो अपनी मर्जी से अपनी बेटी से मिल भी नहीं सकता है। फिर स्योंग अपनी मम्मी से कहता है कि इतने पैसों में क्या होगा, उसको एक गिफ्ट भी तो देना है। फिर स्योंग की मम्मी स्योंग से कहती हैं कि मेरे पास इतने ही पैसे हैं, हमें अभी घर का कर्ज भी चुकाना है, तू कुछ काम काज भी नहीं करता तो कहाँ से आएंगे पैसे। फिर स्योंग की मम्मी वहाँ से चली जाती हैं। फिर स्योंग छुपके से अपनी मम्मी का एटीएम कार्ड निकाल लेता है और एटीएम से थोड़े पैसे निकालकर स्योंग अपने दोस्त के साथ जुआ खेलने चला जाता है, जहाँ वो पहली बार तो हार जाता है पर दूसरी बार में उसकी काफ़ी मोटी रकम की लॉटरी लग जाती है। फिर स्योंग उस जगह से बाहर आता है जहाँ उसको लोन वाले मिल जाते हैं जिनका स्योंग ने लाखों का लोन ले रखा होता है। फिर रास्ते में स्योंग एक लड़की से टकरा जाता है जिससे वो लोग स्योंग को पकड़ लेते हैं और बाथरूम में ले जाकर उसको पीटते हैं। फिर स्योंग उनके लीडर से कहता है कि रुक जा, मेरे पास पैसे हैं, अभी के लिए 40 लाख ले ले, बाकी मैं बाद में चुका दूंगा। फिर स्योंग जब अपनी जेब में हाथ डालता है तो वो देखता है कि किसी ने मेरी जेब काट ली है। फिर स्योंग को ध्यान आता है कि जिस लड़की से मैं टकराया था उसी ने मेरी जेब से पैसे निकाल लिए हैं। फिर वो स्योंग को और मारते हैं। फिर स्योंग उनसे भीख मांगकर कहता है कि मुझे मारो मत, मैं अगले महीने तक सारे पैसे चुका दूंगा, आज मेरी बेटी का बर्थडे है, मुझे सही सलामत यहाँ से जाने दीजिए। फिर उनके लीडर को स्योंग पर थोड़ा तरस आ जाता है। फिर वो स्योंग से कहता है कि 1 महीने का टाइम है तेरे पास, उसके बाद मैं तेरा गुर्दा और तेरी आंखें निकाल के बेच दूंगा, चल इस लीगल डॉक्यूमेंट पर अंगूठा लगा। फिर कानून भी मुझे तेरी आंखें और तेरा गुर्दा बेचकर पैसे वसूलने से नहीं रोक पाएगा। फिर स्योंग अपने खून से उस पेपर पर अंगूठा लगा देता है। फिर रात होने पर स्योंग अपनी बेटी के साथ एक रेस्टोरेंट जाता है जहाँ वो उसको उसकी पसंद की हर चीज़ खिलाता है। फिर स्योंग अपनी बेटी से कहता है कि तुम्हारे अगले बर्थडे पर तुम्हें और महंगे वाले और अच्छे रेस्टोरेंट ले जाऊंगा। फिर स्योंग की बेटी स्योंग से कहती है कि पापा पर अगले साल तो, और स्योंग की बेटी ये कह के चुप हो जाती है। फिर खाना खाने के बाद स्योंग अपनी बेटी को उसके नए घर तक छोड़ देता है जहाँ स्योंग की वाइफ और स्योंग के बीच में थोड़ी बहुत बहस हो जाती है। फिर स्योंग की वाइफ स्योंग की बेटी को घर के अंदर ले जाती है। फिर स्योंग अपने घर की तरफ निकल जाता है। फिर वहाँ प्लेटफॉर्म पर स्योंग के पास एक बिजनेसमैन आकर बैठ जाता है। फिर वो बिजनेसमैन स्योंग से कहता है कि क्या आप मेरे साथ एक गेम खेलना चाहोगे। फिर स्योंग उस बिजनेसमैन से कहता है कि देख, आज मेरा दिन वैसे भी बहुत ख़राब जा रहा है तो तू अपनी बकवास बंद करके यहाँ से जा। फिर वो बिजनेसमैन स्योंग को अपना ब्रीफकेस खोलकर दिखाता है। फिर स्योंग देखता है कि उस ब्रीफकेस के अंदर बहुत सारे पैसे हैं। फिर वो बिजनेसमैन स्योंग से कहता है कि जितनी बार आप मुझे इस गेम में हराएंगे उतनी बार मैं आपको 1 मिलियन वॉन दूंगा और जितनी बार आप मेरे से हारेंगे उतनी बार आपको मुझे 1 मिलियन वॉन देने होंगे। फिर स्योंग पहली चाल चलता है और वो नाकामयाब होता है। फिर वो बिजनेसमैन अपनी बारी चलता है और ये पहला राउंड वो बिजनेसमैन जीत जाता है। फिर स्योंग बिजनेसमैन से कहता है कि मेरे पास पैसे नहीं हैं। फिर वो बिजनेसमैन स्योंग को ज़ोर का थप्पड़ मार के कहता है कि चलो ठीक है, जितनी बार आप मेरे से हारेंगे उतने थप्पड़ मैं आपको मारूंगा। फिर स्योंग इस गेम में बहुत बार उस बिजनेसमैन से हारता है और बहुत बार जीतता भी है। फिर वो बिजनेसमैन स्योंग से कहता है कि आप थोड़े दिनों तक ऐसे ही खेलकर और ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं, पर स्योंग उस बिजनेसमैन को मना कर देता है। फिर वो बिजनेसमैन स्योंग को उसकी पूरी जानकारी बता देता है कि मैं जानता हूँ कि तुम्हारी एक 10 साल की बेटी है, बीवी से 3 साल पहले तलाक हो चुका है, तुम्हारा लोन शार्क्स पर 160 मिलियन वॉन का कर्जा है और बैंक का कर्जा 260 मिलियन वॉन है। ये सब बातें सुन के स्योंग हैरान हो जाता है कि इसको मेरे बारे में इतना सब कैसे पता है। फिर वो बिजनेसमैन स्योंग को एक कार्ड देकर कहता है कि हमारे पास ज़्यादा सीटें नहीं बची हैं, मुझे कॉल ज़रूर करिएगा। फिर वो बिजनेसमैन वहाँ से चला जाता है। फिर स्योंग अपने घर के पास वाली मछली की दुकान पर आता है जहाँ उस दुकान को चलाने वाली आंटी स्योंग की मम्मी की दोस्त होती हैं और इन आंटी का बेटा स्योंग का बचपन का दोस्त होता है।
और इन आंटी का बेटा अभी अमेरिका में एक बहुत अच्छी नौकरी कर रहा होता है। फिर स्योंग अपने घर आ जाता है, जहाँ स्योंग की मम्मी स्योंग से पूछती हैं कि क्या तेरी बेटी ने तेरे को कुछ बताया। फिर स्योंग अपनी माँ से पूछता है कि क्या मतलब। फिर स्योंग की माँ स्योंग से कहती है कि तेरी बीवी और तेरी बेटी अगले साल हमेशा के लिए अमेरिका जा रहे हैं। तेरी बीवी के नए पति को अमेरिका में एक नई नौकरी मिली है, तो पूरा परिवार अगले साल अमेरिका शिफ्ट हो जाएगा। ये बात सुन के स्योंग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। फिर स्योंग की माँ स्योंग से कहती है कि मैंने वकील से बात करी है, अगर तलाक के बाद बाप ही साबित कर दे कि उसके पास पैसे हैं और वो अपने बच्चे की देख रेख कर सकता है, तो वो अपना बच्चा अपनी माँ से वापस ले सकता है। फिर स्योंग अपनी माँ से कहता है कि कहाँ से लाऊं मैं पैसे। फिर स्योंग की माँ स्योंग से कहती है कि तेरी बेटी अमेरिका शिफ्ट होने के बाद अपनी भाषा भी भूल जाएगी और तेरे को हमेशा के लिए भूल जाएगी। क्या तू इतना सब सह पाएगा। फिर सोने से पहले स्योंग अपनी बेटी की फ़ोटो देख रहा होता है और सोच रहा होता है कि मैं पैसे कहाँ से लाऊं। फिर स्योंग उस बिजनेसमैन का कार्ड निकाल कर उस कार्ड में लिखा हुआ नंबर मिलाता है। फिर जब फ़ोन उठता है तो स्योंग बोलता है कि हेलो, मैं वही हूँ जिसको आपने कार्ड दिया था। फिर वो आदमी स्योंग से कहता है कि अगर आप गेम में हिस्सा लेना चाहते हो तो अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ बताइए। फिर स्योंग उस आदमी की बताई हुई जगह पहुँचता है। वहाँ पर स्योंग को लेने एक वैन आती है, जिसमें एक आदमी लाल कलर के कपड़े पहने हुए और ब्लैक कलर का फेस मास्क पहने हुए बैठा होता है। फिर वो आदमी स्योंग से पूछता है कि मिस्टर स्योंग यून, अपना पासवर्ड बताइए। फिर स्योंग उस आदमी से कहता है कि रेड लाइट और ग्रीन लाइट बताया था मुझे। फिर वो आदमी वैन का दरवाज़ा खोल देता है, जिसमें पहले से ही 6-7 लोग होते हैं। फिर जैसे ही स्योंग वैन में बैठता है तो वो आदमी वैन में बेहोश करने वाली गैस छोड़ देता है, जिसकी वजह से स्योंग बाकी लोगों की तरह बेहोश हो जाता है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि स्योंग की आंखें खुलती हैं और स्योंग देखता है कि वो बहुत सारे लोगों के साथ एक बड़े से कमरे के अंदर बंद है और यहाँ पर सबने एक जैसे कपड़े पहने हुए हैं। फिर स्योंग के साथ सब पलंग से उठते हैं और सबके सब स्योंग की तरह कंफ्यूज थे कि हम कहाँ पर हैं। फिर स्योंग की जान पहचान वहाँ पर एक बूढ़े अंकल से होती है। फिर स्योंग उन अंकल से पूछता है कि आप इतने बूढ़े हैं, आप यहाँ क्या कर रहे हैं। फिर वो अंकल स्योंग से कहता है कि डॉक्टर्स ने कहा है कि मेरे सर में ब्रेन ट्यूमर है, मेरे पास टाइम कम बचा हुआ है। फिर स्योंग देखता है कि इस कमरे में कुल 456 लोग हैं और लास्ट कंटेस्टेंट मैं हूँ और पहला कंटेस्टेंट ये बूढ़े अंकल है। फिर वहाँ पर एक लड़की और एक लड़के के बीच में लड़ाई हो जाती है, जिसमें से उस लड़की का नाम होता है सेब्योक और लड़के का नाम होता है डेक्सू। और इनके बीच में लड़ाई इन्हीं की कुछ बातचीत को लेकर हो जाती है, क्योंकि ये दोनों पहले से एक दूसरे को जानते थे। फिर स्योंग देखता है कि ये तो वही लड़की है जिसने मेरी जेब काट कर पैसे चुरा लिए थे। फिर स्योंग उस लड़की से कहता है कि चोरनी पैसे दे मेरे। फिर उस कमरे का दरवाज़ा खुलता है और उस कमरे में 6-7 लोग आते हैं, जिन्होंने लाल कपड़े और काले मास्क पहन रखे होते हैं। फिर उनमें से एक गार्ड जिसके मास्क पर स्क्वायर बना हुआ था, वो सबसे कहता है कि आप सबका यहाँ स्वागत है, आप इन 6 दिनों में 6 अलग अलग गेम्स खेलेंगे और जीतने वाले को काफ़ी अच्छी खासी रकम इनाम में मिलेगी। फिर उनमें से एक कंटेस्टेंट उस गार्ड से पूछते हैं कि आप लोग कौन हैं और आपने अपने चेहरे मास्क से क्यों ढक रखे हैं। फिर वो गार्ड सबसे कहता है कि हम प्लेयर्स को अपने चेहरे कभी नहीं दिखाते हैं, गेम में ईमानदारी बनी रहे इसलिए ऐसा किया जाता है। फिर एक कंटेस्टेंट जिसका नाम सांगवू होता है, वो उस गार्ड से पूछता है कि हम तुम पर यकीन कैसे करें, पहले तो तुमने हमें बेहोश करा और हमें यहाँ लाके फेंक दिया। फिर वो गार्ड सांगवू से कहता है कि प्लेयर नंबर 218, तुमने अपने मैनेजर के पैसे चुराकर स्टॉक्स में इन्वेस्ट किए और धोखाधड़ी के इल्ज़ाम में पुलिस तुम्हें ढूंढ रही है, तुम पर अभी भी कम से कम 680 मिलियन वॉन्स का कर्जा है। फिर वो गार्ड सबकी हिस्ट्री बताता है कि कौन कौन किस मुसीबत और कर्जे में दबा हुआ है। फिर वो गार्ड सबसे कहता है कि हम आप लोगों को एक सुनहरा मौका दे रहे हैं अपनी ज़िंदगी बदलने का, तो क्या आप अपनी वही नरक जैसी ज़िंदगी में लौटना चाहते हैं। फिर स्योंग उस गार्ड से पूछता है कि हमें कुल रकम कितनी मिलेगी। फिर वो गार्ड एक बड़ा सा खाली पिगी बैंक नीचे लाता है। फिर वो गार्ड सबसे कहता है कि आपकी रकम हर गेम के बाद इस पिगी बैंक में भर दी जाएगी। रकम के बारे में आप सबको पहले गेम के बाद पता चल जाएगा। अगर आप इस गेम में हिस्सा नहीं लेना चाहते तो आप हमें अभी बता दीजिए। फिर वो सारे कंटेस्टेंट फॉर्म साइन करते हैं और उस फॉर्म में सिर्फ 3 नियम लिखे होते हैं, जिनमें से पहला नियम होता है कि सारे कंटेस्टेंट को सारी गेम खेलनी होगी। दूसरा नियम होता है कि जो कंटेस्टेंट खेलने से मना करेगा वो गेम से एलिमिनेट कर दिया जाएगा। और तीसरा नियम ये होता है कि अगर ज़्यादा लोग इस बात से राज़ी हो जाए कि गेम को रोकना है और हमें अब गेम आगे नहीं खेलनी, तो गेम उसी वक्त टर्मिनेट कर दी जाएगी और सबको यहाँ से घर जाने दिया जाएगा। फिर ये सब रजिस्ट्रेशन के लिए जाते हैं,
जहाँ सबकी बारी बारी फ़ोटो खिंचती है। फिर इन सबको पहली गेम की तरफ ले जाते हैं। फिर ये सब गेम के मैदान में आ जाते हैं। वहाँ पर सियोंग सांगवू से कहता है कि अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो, मैं कल ही तुम्हारी माँ से मिला था, उन्होंने कहा कि तुम अमेरिका में एक अच्छी नौकरी कर रहे हो, तो फिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। फिर सांगवू सियोंग से कहता है कि बाद में बात करते हैं। अब दूसरी तरफ हम फ्रंटमैन को देखते हैं जो इस जगह को कंट्रोल करता है और ये इस जगह का लीडर होता है। फिर फ्रंटमैन ऑर्डर देता है कि गेम को शुरू करो। फिर उस मैदान में अनाउंसमेंट होती है कि पहली गेम जो आप लोग खेलने वाले हैं उसका नाम है रेड लाइट ग्रीन लाइट। जब ये गुड़िया गाना शुरू करेगी तब आपको आगे बढ़कर इस सफ़ेद लाइन को पार करना है, और जब ये गाना बंद करेगी तो आपको अपनी जगह पर बिना हिले रुक जाना है। अगर कोई भी हिलता हुआ पाया गया तो वो इस गेम से एलिमिनेट कर दिया जाएगा। आप सबके पास 5 मिनट का टाइम है ये गेम ख़त्म करने के लिए। फिर वो गुड़िया गाना शुरू करती है और फिर सारे कंटेस्टेंट जल्दी से भागकर आगे बढ़ते हैं। फिर वो गुड़िया गाना बंद कर देती है, पर एक कंटेस्टेंट हिलता हुआ पकड़ा जाता है। फिर उस प्लेयर को एलिमिनेट कर दिया जाता है और वो प्लेयर वहीं पर गिर जाता है। फिर वो गुड़िया दोबारा गाना शुरू करती है। फिर सारे कंटेस्टेंट जल्दी से आगे बढ़ते हैं। फिर गाना बंद होता है और प्लेयर नंबर 250 उस एलिमिनेट हुए प्लेयर से बोलता है कि नाटक मत कर, तू हार गया है, अब चुपचाप खड़ा हो जा। फिर उस प्लेयर के मुंह से खून बाहर आता है, जिससे प्लेयर नंबर 250 डर जाता है और वहाँ से पीछे की तरफ भागता है। फिर प्लेयर 250 भी एलिमिनेट कर दिया जाता है। फिर वहाँ पर भगदड़ मच जाती है। जितने प्लेयर हिल रहे थे उन सबको एलिमिनेट किया जा रहा था। सब बारी बारी जान से मारे जा रहे थे। फिर जितने प्लेयर जिंदा बचे थे वो हिलना बंद करते हैं और गोलियाँ चलना बंद हो जाती हैं। फिर वो गुड़िया गाना शुरू करती है और सब डर डर के आगे बढ़ते हैं, और नियम के हिसाब से जो गाना बजते ही हिलता हुआ पाया जाता है वो मारा जाता है। फिर सांगवू पार तक आ जाता है और सियोंग थोड़ी ही दूर पर होता है। फिर जैसे ही गाना बंद होता है तो सियोंग फिसल कर गिरने वाला होता है, पर एक लड़का जिसका नाम अली होता है वो सियोंग को पकड़ लेता है। फिर गाना दोबारा शुरू होता है और फिर सियोंग और अली जल्दी से भागकर दूसरी तरफ आ जाते हैं। फिर टाइम ख़त्म हो जाता है और जो लोग अभी भी मैदान में थे उनको इस गेम से एलिमिनेट कर दिया जाता है। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि ये सब एक अनजान से टापू पर थे और ये एपिसोड 1 यहाँ ख़त्म हो जाता है। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि वो सिक्योरिटी गार्ड्स पहले गेम में मारे हुए लोगों की लाशों को जलाकर ठिकाने लगा रहे होते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है रूम में, जहाँ वो गार्ड्स की टीम इन बचे प्लेयर्स के पास आती है। फिर वो गार्डियन प्लेयर से कहता है कि आप सबको पहला गेम पार करने के लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस। यहाँ कुल 456 प्लेयर थे और पहला गेम कुल 201 प्लेयर्स ने पार करा है। 255 प्लेयर्स पहले गेम में एलिमिनेट कर दिए गए हैं। फिर ये सब उन गार्ड्स के आगे भीख मांगने लग जाते हैं कि प्लीज़ हमें घर जाने दो, हम अपना सारा कर्जा चुका देंगे, अब हमें आगे नहीं खेलना। फिर वो गार्डियन प्लेयर से कहता है कि गेम का पहला रूल है कि सारे प्लेयर्स को सारी गेम्स खेलनी होगी और जो कोई गेम्स खेलने से मना करेगा वो एलिमिनेट कर दिया जाएगा। फिर सांगवू उस गार्ड से कहता है कि गेम का तीसरा नियम कहता है कि अगर ज़्यादा प्लेयर इस बात से राज़ी हो जाए कि गेम आगे नहीं खेलनी तो ये गेम टर्मिनेट कर दी जाएगी और हम सबको सही सलामत घर जाने दिया जाएगा। फिर वो गार्ड सांगवू से कहता है कि सही कहा। फिर सांगवू उस गार्ड से कहता है कि तो फिर हम वोट करेंगे कि गेम आगे खेलनी है या नहीं। फिर वो गार्ड सबसे कहता है कि ठीक है, हम गेम को टर्मिनेट करने के लिए वोटिंग करेंगे, पर वोट करने से पहले ये रही पहले गेम की रकम। फिर उस पिगी बैंक में पैसे आना शुरू हो जाते हैं। फिर सारे पैसे जाने के बाद वो गार्ड सारे प्लेयर से कहता है कि यहाँ कुल 456 प्लेयर्स थे और हर प्लेयर की कीमत है 100 मिलियन वॉन, और पहले गेम में 255 प्लेयर्स एलिमिनेट हुए थे, तो पहले गेम के बाद कीमत होती है 25.5 बिलियन वॉन, और जो प्लेयर सारे गेम्स जीत लेगा उसको इनाम में कीमत मिलेगी 45.6 बिलियन वॉन। पर अगर आप सब गेम खेलने से मना करते हैं तो जो मरे हुए लोगों की रकम है 25.5 बिलियन वॉन, वो पहले गेम में मरे हुए लोगों के परिवार में 100 मिलियन वॉन के हिसाब से बांट दी जाएगी और आप सबको खाली हाथ घर जाना होगा। फिर वो गार्ड वोटिंग के लिए लास्ट से शुरुआत करता है, तो पहला नंबर सियोंग का आता है जो कि रेड बटन दबाता है, मतलब सियोंग को गेम आगे नहीं खेलनी। फिर दूसरी प्लेयर हरा बटन दबाती है, मतलब इस प्लेयर को गेम आगे खेलनी है। फिर बहुत सारे प्लेयर गेम ना खेलने के लिए वोटिंग करते हैं और बहुत सारे गेम खेलने के लिए वोटिंग करते हैं। अब यहाँ पर कीमत को देखकर बहुत से प्लेयर के मन में लालच आ चुका था और सांगवू गेम खेलने के लिए वोटिंग करता है, और यहाँ पर गेम ना खेलने वालों का नंबर और गेम खेलने वालों का नंबर बराबर चल रहा था। अब एंड में वही बूढ़े अंकल बचते हैं
जो कि प्लेयर नंबर 1 होते हैं, और वोटिंग का स्कोर होता है 100। अब अगर ये अंकल गेम खेलने के लिए वोट करते हैं तो सबको ये गेम खेलनी होगी, क्योंकि फिर गेम खेलने वालों का स्कोर हो जाएगा 101। और अगर ये अंकल गेम ना खेलने के लिए वोट करते हैं तो सबको यहाँ से खाली हाथ घर जाना होगा, क्योंकि तब गेम ना खेलने वालों का स्कोर भी 101 हो जाएगा। फिर ये अंकल वोट करते हैं गेम ना खेलने के लिए। फिर जिन्होंने पैसों के लिए गेम खेलने के लिए वोट करा था वो गार्ड से विनती करते हैं कि जो जाना चाहते हैं उन्हें जाने दीजिए, पर हम गेम आगे खेलना चाहते हैं, हमें प्लीज़ खेलने दीजिए। पर इस गेम के रूल के हिसाब से ऐसा करना मुमकिन नहीं था। फिर वो गार्ड सारे प्लेयर से कहता है कि ये गेम टर्मिनेट कर दी जाती है। फिर जो वैन इनको घर से लेने आई थी उसी वैन से इनको कोरिया छोड़ दिया जाता है, जहाँ पर सियोंग और सेब्योक को साथ में छोड़ देते हैं। फिर सियोंग सेब्योक के हाथ खोल देता है और फिर सेब्योक सियोंग के हाथ खोलकर वहाँ से चली जाती है, क्योंकि सियोंग सेब्योक से चुराए हुए पैसे मांगने लग जाता है। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सेंगवू और अली साथ में होते हैं, जहाँ सेंगवू अली को घर जाने के लिए थोड़े पैसे देता है और कॉल करने के लिए अपना अली को फ़ोन भी देता है, जिससे अली के दिल में सेंगवू के लिए इज्जत बढ़ जाती है। अब अगली सुबह हम देखते हैं कि सियोंग पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेन कर देता है कि कुछ लोगों को गेम खिलाकर पैसों का लालच देकर जान से मार रहे हैं, पर वो पुलिस वाले सियोंग की बात पर यकीन नहीं करते। फिर वो पुलिस ऑफिसर उस कार्ड पर दिया हुआ नंबर मिलाता है, पर ये अब रॉन्ग नंबर हो चुका था। फिर वहाँ पर एक और पुलिस ऑफिसर आ जाता है और फिर वो पुलिस ऑफिसर सियोंग को वहाँ से भगा देते हैं। अब दूसरे सीन में हम देखते हैं कि सियोंग और सेंगवू साथ में होते हैं। यहाँ पर सियोंग सेंगवू से कहता है कि तू तो बड़ा पढ़ाकू बच्चा था, तो तू ये कर्जे वर्जे के चक्कर में कैसे पड़ गया। फिर सेंगवू सियोंग से कहता है कि मेरे ऊपर कुल 6 बिलियन वॉन्स का कर्जा है, मैंने अपनी मम्मी की दुकान तक गिरवी रखवा दी है। फिर सियोंग के पास एक कॉल आता है। फिर सियोंग जल्दी से हॉस्पिटल पहुंचता है, जहां पर उसकी मम्मी एडमिट होती है। यहां पर डॉक्टर सियोंग से कहता है कि आपकी मम्मी को शुगर की बीमारी है, हमको जल्दी से इनका ऑपरेशन करना होगा, तो आप पैसों का इंतज़ाम करके रखिएगा। फिर रात होने पर सियोंग की मम्मी हॉस्पिटल से बाहर आ जाती है। फिर सियोंग अपनी मम्मी से कहता है कि तुम्हें आराम की ज़रूरत है। फिर सियोंग की मम्मी सियोंग से कहती है कि ऑपरेशन के लिए पैसे नहीं है मेरे पास, अब मैं तुझे और नहीं सह सकती। फिर सियोंग अपनी मम्मी से कहता है कि मैं पैसे लाऊंगा, चाहे मुझे अपने आप को ही क्यों ना बेचना पड़े। फिर सियोंग अपने दोस्त के पास जाता है, जो सियोंग को साफ मना कर देता है कि मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। फिर सियोंग को मजबूरन अपनी वाइफ के पास जाना पड़ता है। यहाँ पर सियोंग की बीवी का पति सियोंग को पैसे दे देता है। फिर वो सियोंग से कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी बेटी से मत मिलो, उस पर बुरा असर पड़ रहा है, कुछ महीनों के बाद हम अमेरिका शिफ्ट हो जाएंगे। ये बात सुनकर सियोंग को गुस्सा आ जाता है और वो अपनी बीवी के पति को घूंसा मार देता है और वो पैसे भी वहीं फेंक कर वहाँ से चला जाता है। अब दूसरी तरफ हम सेब्योक और उसके छोटे भाई को देखते हैं। यहाँ पर हमें पता चलता है कि सेब्योक के मम्मी पापा कोरिया के बॉर्डर पर फंसे हुए हैं और सेब्योक को अच्छी खासी रकम चाहिए अपने मम्मी पापा को बॉर्डर से छुड़ाने के लिए। फिर सेब्योक अपने भाई से कहती है कि फिक्र मत करो, मैं मम्मी पापा को घर ले आऊँगी। अब सीन शिफ्ट होता है अली पर, जो अपने बॉस के पास जाकर कहता है कि प्लीज़ मुझे मेरी सैलरी दे दीजिए, मैं पिछले 5 महीने से बिना सैलरी के काम कर रहा हूँ, मेरा हिसाब कर दीजिए, मुझे अपनी बीवी बच्चों के साथ अपने मुल्क जाना है। फिर वो बॉस अली से कहता है कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, जब आ जाएंगे तब दे दूँगा, अभी तुम जाओ यहाँ से। फिर नीचे अली और उसके बॉस के बीच में हाथापाई हो जाती है, जिससे अली के बॉस का हाथ मशीन में जाता है और अली अपने बॉस के पैसे लेकर वहाँ से भाग जाता है। फिर अली अपनी बीवी के पास आ जाता है, जहाँ अली अपनी बीवी को पैसे देकर कहता है कि ये पैसे लो और पाकिस्तान अम्मी और अब्बू के पास चली जाओ, मैं थोड़े दिनों बाद पैसे लेकर आ जाऊँगा। अब सीन शिफ्ट होता है उसी पुलिस ऑफिसर पर जो पुलिस स्टेशन में आया था। यहाँ पर हमें पता चलता है कि उस पुलिस ऑफिसर का भाई पिछले कुछ महीनों से लापता है। फिर वो अपने भाई के कमरे में जाता है, जहाँ का रेंट भी पेंडिंग पड़ा हुआ था। वहाँ पर उस पुलिस ऑफिसर को वही गेम का कार्ड मिलता है। वो कार्ड देखकर उस पुलिस ऑफिसर को याद आता है ये कार्ड तो उस आदमी के पास भी था जो सुबह पुलिस स्टेशन आया था। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सेंगवू की माँ की दुकान के अंदर पुलिस आकर सेंगवू की माँ से कहती है कि हम आपके बेटे को पैसों के धोखेबाजी के मामले में ढूंढ रहे हैं, अगर आपके पास उसकी कोई भी जानकारी हो तो हमें इन्फॉर्म कर दीजिएगा। पुलिस की ये बात सुनकर सेंगवू की माँ बहुत परेशान हो जाती हैं। अब दूसरे सीन में हम देखते हैं कि सेंगवू बाथटब में आत्महत्या करने की कोशिश करता है, पर तभी उसके दरवाजे की कोई घंटी बजा देता है। फिर सेंगवू दरवाजे के पास जाकर देखता है कि उस गेम का एक नया कार्ड यहाँ पर पड़ा हुआ है। अब सीन शिफ्ट होता है डेक्सू पर, जो अपने दोस्त के साथ उस पिगी बैंक को लूटने की प्लानिंग कर रहा होता है।
और डेक्सू के पास भी सेंगवू की तरह नया कार्ड आया होता है। पर यहाँ पर डेक्सू का दोस्त डेक्सू के दुश्मनों के साथ मिला हुआ था। फिर डेक्सू अपने दोस्त को जान से मार देता है और फिर अपने दुश्मनों से बचने के लिए तालाब में कूद जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है सियोंग पर, जो शराब पी रहा था। फिर वहाँ पर सियोंग की मुलाकात वही बूढ़े अंकल से होती है। यहाँ पर इनकी काफ़ी अच्छी खासी जान पहचान हो जाती है। फिर वो बूढ़े अंकल सियोंग से कहते हैं कि मैंने गेम में वापस जाने का फ़ैसला करा है। फिर थोड़ी देर बाद सियोंग अपनी घर की तरफ आ जाता है, जहाँ वो पुलिस ऑफिसर सियोंग से कहता है कि तुम सुबह पुलिस स्टेशन में किस गेम की बात कर रहे थे। फिर सियोंग उस पुलिस ऑफिसर से कहता है कि कुछ नहीं, मैंने बस ऐसे ही कहानी बनाई थी। फिर वो पुलिस ऑफिसर सियोंग से कहता है कि मेरा भाई लापता है, प्लीज़ मेरी मदद करो, उसके घर पर भी वही कार्ड है जो तुम्हारे पास था। फिर सियोंग उस पुलिस ऑफिसर से कहता है कि मुझे माफ़ करो, मैं अभी इस हालत में नहीं हूँ कि किसी की मदद कर सकूँ। फिर सियोंग अपने घर के दरवाजे पर आ जाता है, जहाँ सियोंग को उस गेम का एक नया कार्ड मिलता है। फिर सियोंग, वो बूढ़े अंकल, सेब्योक, अली, सेंगवू, डेक्सू गेम में वापस जाने का फ़ैसला कर लेते हैं और वो पुलिस ऑफिसर सियोंग की वैन का पीछा करता है और यहाँ पर सेब्योक चालाकी से अपना मुंह ढक लेती है और वो बाकी सबकी तरह बेहोश नहीं होती और ये एपिसोड यहाँ ख़त्म हो जाता है। इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि वो पुलिस ऑफिसर जुन हो, जो सेंगी उनका पीछा कर रहा था, वो उस नाव तक आ जाता है जो इन सारे प्लेयर्स को उस टापू तक लेकर जाएगी। वहाँ पर जुनहो गाड़ी के अंदर आ जाता है, जहाँ पर वो उस गार्ड का गला दबाकर उसको जान से मार देता है। फिर जुनहो उस गार्ड के कपड़े पहनकर उस गार्ड के पॉकेट में अपना पुलिस कार्ड डालकर उसको पानी में फेंक देता है। फिर वो नाव सारे प्लेयर्स को उस टापू तक ले आती है और जुनहो उस गार्ड की जगह लेकर उस वैन को बाकी वैन्स के पीछे ले जाता है। फिर थोड़ी देर बाद सारे गार्ड सारे प्लेयर्स के कपड़े बदलते हैं और उनका सामान रख लेते हैं। पर सेब्योक, जो बेहोश नहीं हुई थी, वो अपने चाकू को उस गार्ड की जेब में डाल देती है और थोड़ी देर बाद निकाल भी लेती है। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एक गार्ड वहाँ के लीडर फ्रंटमैन को आके बताता है कि 201 प्लेयर्स में से 187 प्लेयर्स वापस गेम खेलने के लिए आए हैं, मतलब 14 प्लेयर्स वापस गेम खेलने के लिए नहीं आए। फिर सबको होश आ जाता है और यहाँ गियून देखता है कि सेंगू, अली, वो बूढ़े अंकल भी गेम खेलने के लिए वापस आए हैं और ये चारों एक टीम बनाने का फैसला कर लेते हैं कि हम साथ में गेम खेलकर इस गेम को जीतेंगे। अब रात होते ही आधे गार्ड सोने चले जाते हैं, जिनमें जुनहो भी होता है। फिर थोड़ी देर बाद एक प्लेयर मीन आइयो बाथरूम जाने की जिद करती है। पहले तो वो गार्ड्स मना कर देते हैं कि रात में प्लेयर्स को इस रूम से बाहर नहीं जाने दे सकते, पर बाद में वो गार्ड्स मान जाते हैं और मीन आइयो के साथ सेब्योक भी बाथरूम चली जाती है। अब बाथरूम में हम देखते हैं कि सेब्योक मीन आइयो को चाकू दिखाकर कहती है कि चुपचाप रहियो और फिर सेब्योक बाथरूम की चिमनी को खोलकर आगे बढ़ती है, जहाँ वो किचन तक आ जाती है और वहाँ किचन में सेब्योक उन सोल्जर्स को चीनी पिघलाते हुए देख लेती है। फिर वो गार्ड बाथरूम में आ जाता है, पर सेब्योक सही टाइम पर वहाँ बाथरूम में आ जाती है। फिर रूम में आने के बाद मीन आयो सेब्योक से पूछती है कि तूने वहाँ क्या देखा। मैं जानती हूँ तूने वहाँ कुछ तो देखा है, पर सेब्योक मीन आयो से कहती है कि कल बताऊंगी और इन दोनों की बातें सेंगू सुन लेता है। अब सुबह होने पर उन गार्ड्स के रूम में अलार्म बजता है और उन गार्ड्स को ब्रेकफास्ट दिया जाता है। फिर ब्रेकफास्ट करने के बाद सारे गार्ड्स अपने रूम से बाहर आ जाते हैं और गार्ड नंबर 28 को जिनहो पर हल्का सा शक होने लग जाता है और दूसरी तरफ प्लेयर्स को भी ब्रेकफास्ट में दूध और ब्रेड दी जाती है और हम यहाँ देखते हैं कि एक प्लेयर के ब्रेड में एक पेपर होता है। फिर ब्रेकफास्ट करने के बाद अनाउंसमेंट होती है कि दूसरी गेम कुछ मिनट्स में शुरू होने वाली है, कृपया करके गेम हॉल की तरफ जाएं। फिर गार्ड सारे प्लेयर को गेम हॉल की तरफ ले जाते हैं और रास्ते में सेंगू सेब्योक से पूछता है कि मैंने कल रात तुमको मीन आयो से बात करते हुए सुना था, तुमने कल कुछ देखा, मुझे बताओ तुमने क्या देखा, शायद मैं अगली गेम के बारे में पता लगा सकूं। फिर सेब्योक सेंगू से कहती है कि वो गार्ड्स चीनी को पिघला रहे थे। ये सुन के सेंगू को समझ में नहीं आता कि अगली गेम कौन सी हो सकती है। फिर सारे प्लेयर्स गेम हॉल की तरफ आ जाते हैं। वहाँ गेम हॉल में सारे प्लेयर्स को 4 शेप दी जाती हैं, पहली सर्कल, दूसरी ट्रायंगल, तीसरी स्टार और चौथी अम्ब्रेला। और सारे प्लेयर से कहा जाता है कि इन 4 शेप्स में से कोई भी एक शेप चुन लें। ये सुन के सेंगू को पता चल जाता है कि ये गेम कौन सी होने वाली है, पर वो गीहून, अली और बूढ़े अंकल को नहीं बताता कि ये गेम कौन सी है। फिर सेंगू सबसे कहता है कि हम सबको अलग होकर ये गेम खेलनी चाहिए और सब सेंगू की बात से राजी हो जाते हैं, क्योंकि इन चारों में सेंगू ही सबसे ज़्यादा होशियार था, तो ये तीनों सेंगू पर भरोसा कर लेते हैं। फिर सेंगू ट्रायंगल शेप चुनता है, अली सर्कल शेप चुनता है, गीहून अम्ब्रेला शेप चुनता है और वो बूढ़े अंकल स्टार शेप चुनते हैं। फिर सेब्योक समझ जाती है कि सेंगू को कुछ तो पता है गेम के बारे में और वो भी सेंगू के पीछे जाकर ट्रायंगल शेप चुन लेती है। फिर जब सारे प्लेयर्स ने शेप चुन ली होती है तो उन सबको एक डब्बा दिया जाता है जिसमें उस शेप की कुकी होती है
और गेम ये होता है कि इन सारे प्लेयर्स को वो शेप उस कुकी में से खरोच कर निकालनी होगी और खरोचने के लिए उन सारे प्लेयर्स को एक सुई भी दी जाती है और सारे प्लेयर्स को 10 मिनट का टाइम दिया जाता है गेम कंप्लीट करने के लिए। और जिस आदमी के ब्रेड में पेपर था, दरअसल में उस पेपर में गेम का नाम लिखा हुआ था, तो मतलब उस आदमी को पहले से ही पता था कि गेम कौन सी होने वाली है और इसी वजह से उसने सबसे आसान शेप चुनी जिसको खरोचना आसान हो। अब गेम शुरू होती है और थोड़ी देर बाद एक प्लेयर उस शेप को गलती से तोड़ देता है और फिर वो एलिमिनेट कर दिया जाता है और जो प्लेयर उस शेप को तोड़ रहा था वो एलिमिनेट कर दिया जा रहा था। और ये गेम वही आदमी जिसको गेम पहले से पता था, जिसका नाम था ब्योंगी, मीनायू, सेंगू, अली, ये सब गेम कंप्लीट कर लेते हैं। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि वो गार्ड्स ब्योंगी से कहते हैं कि लेफ्ट जाओ, फिर वो उन गार्ड्स के साथ चला जाता है। फिर उस ग्राउंड में एक गार्ड जुनू से कहता है कि गार्ड नंबर 29, तुम्हारी ड्यूटी एलिमिनेट हुए प्लेयर्स की डेड बॉडी को यहाँ से ले जाने की है, तुम अभी यहाँ पर क्या कर रहे हो। फिर जुनू उस गार्ड से कहता है कि आई एम सॉरी, मुझे थोड़ी कन्फ्यूजन हो गई थी। फिर वो गार्ड जुनू से कहता है कि तुम्हारी इस कन्फ्यूजन पर हम बाद में बात करेंगे, तुम गेम ख़त्म होने तक यहीं रहो। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि गियोन एक तरीका निकाल लेता है वो शेप को निकालने का, और यहाँ पर सबसे मुश्किल शेप अम्ब्रेला ही थी। गियोन उस कुकी को चाटने लग जाता है जिससे वो कुकी गीली होकर नरम हो जाती है और फिर बाकी प्लेयर्स भी गियोन की तरह अपनी अपनी कुकीज़ को चाटना शुरू करते हैं। फिर गियोन सही समय पर अम्ब्रेला शेप को कुकी में से निकाल लेता है और गेम का टाइम ख़त्म हो जाता है। फिर एक प्लेयर एक गार्ड की बंदूक लेकर उसको पकड़ लेता है और सारे गार्ड्स जिन्होंने टाइम से गेम ख़त्म नहीं करी थी उनको एलिमिनेट कर देते हैं और फिर उस प्लेयर पर बंदूक तान देते हैं। फिर वो प्लेयर उस गार्ड से कहता है कि अपना मास्क उतार और मेरे को अपनी शक्ल दिखा। फिर वो गार्ड अपना मास्क उतार कर उस प्लेयर की तरफ मुड़ता है। फिर वो प्लेयर देखता है कि ये तो सिर्फ एक बच्चा है। फिर वो प्लेयर अपने आप को जान से मार देता है। फिर वहाँ पर फ्रंटमैन आकर उस गार्ड को जान से मारकर कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए अपना चेहरा मत दिखाना। फिर जुनू उस गार्ड का मास्क उठा लेता है और ये मास्क होता है सीनियर गार्ड का। स्क्वायर शेप वाले गार्ड सीनियर होते हैं, फिर उनसे नीचे आते हैं ट्रायंगल शेप वाले गार्ड्स, फिर उनसे नीचे आते हैं सर्कल शेप वाले गार्ड्स और ये एपिसोड यहाँ खत्म हो जाता है। इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि ब्योंगी उन सोल्जर्स के साथ जा रहा होता है और दूसरी तरफ बाकी बचे हुए प्लेयर्स रूम में आ जाते हैं जहाँ पर जितने लोग पिछले गेम में मरे थे उनके हिस्से के 100 मिलियन वॉन उस पिगी बैंक में ऐड हो जाते हैं। फिर थोड़ी देर बाद उन सारे प्लेयर्स को खाने में एक अंडा और पीने के लिए एक कांच के शीशे में सोडा दिया जाता है। पर डेक्सू और उसके जितने भी बुरे दोस्त थे वो दोबारा लाइन में जाकर सोडा और अंडा ले लेते हैं जिससे 4 या 5 लोगों को उनके हिस्से का खाना नहीं मिल पाता। फिर वहाँ पर एक प्लेयर गार्ड से बोलती है कि उन लोगों ने 2 बार खाना लिया है। फिर जिसको खाना नहीं मिला था वो डेक्सू के हाथों से सोडा छीनने की कोशिश करता है। फिर डेक्सू उस प्लेयर को बहुत बुरी तरह मारता है और कोई भी उस प्लेयर को बचाने के लिए नहीं आता। फिर वो प्लेयर मर जाता है और वो गार्ड उस प्लेयर की बॉडी को वहाँ से ले जाते हैं और उस प्लेयर के 100 मिलियन वॉन उस पिगी बैंक में ऐड हो जाते हैं। अब यहाँ पर डेक्सू को ये पता चल गया था कि अगर मैं ऐसे ही लोगों को जान से मार दूँ तो कॉम्पिटिशन ख़त्म हो जाएगा और सिर्फ डेक्सू को ही नहीं बाकी सारे प्लेयर्स को ये बात समझ में आ गई थी। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जुनहो वो स्क्वायर शेप का मास्क पहन लेता है और बाकी सारे गार्ड्स जुनहो के कंट्रोल में होते हैं क्योंकि जैसा मैंने कहा था कि स्क्वायर शेप गार्ड सीनियर होते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है ब्योंगी पर। अब हमें यहाँ पर पता चलता है कि कुछ गार्ड्स जो गेम में प्लेयर एलिमिनेट हो जाते हैं उनके बॉडी पार्ट्स को बेचने का धंधा कर रहे होते हैं और ब्योंगी होता है डॉक्टर जो कि एलिमिनेटेड प्लेयर्स के बॉडी पार्ट्स को प्रोफेशनली पैक करके उन गार्ड्स को देता है और बदले में वो गार्ड्स ब्योंगी को अगला गेम बता देते हैं ताकि ब्योंगी पहले से ही गेम के लिए रेडी रहे। फिर वो गार्ड ब्योंगी से कहते हैं कि संभल कर रूम में रहना, आज रात प्लेयर्स के बीच में लड़ाई होने वाली है। फिर वो गार्ड ब्योंगी को उसके हिस्से का अंडा दे देते हैं। फिर ब्योंगी बाथरूम में जाकर उस अंडे में छुपा हुआ पेपर निकाल लेता है जिसमें अगली गेम का नाम लिखा हुआ था। अब सीन शिफ्ट होता है प्लेयर्स के रूम में। वहाँ पर ब्योंगी डेक्सू के पास जाके बोलता है कि मेरे को तुम्हारी टीम में आना है। फिर डेक्सू ब्योंगी से कहता है कि जैसे ही लाइट बंद होंगी एक कोने में छुपकर बैठ जाइयो, अगर तेरी ज़रा सी भी आवाज़ आई तो जान से मार दूंगा। फिर ब्योंगी डेक्सू से कहता है कि मेरे को अगली गेम का नाम पता है। ये बात सुनकर डेक्सू समझ जाता है कि मैं अब इसको जान से नहीं मार सकता क्योंकि इसको अगली गेम का नाम पता है। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सियोंग सेबियोक से कहता है कि जैसे ही लाइट्स बंद हों तो हमारे पास आ जाना। फिर थोड़ी देर बाद लाइट्स बंद हो जाती हैं और डेक्सू पहले उस प्लेयर को जान से मारता है जिसने डेक्सू की चुगली करी थी और ऐसे करते करते वहाँ पर सारे प्लेयर एक दूसरे को जान से मारने लग जाते हैं। यहाँ अंधेरे में कोई भी किसी को जान से मार रहा था, यहाँ सियोंग सेबियोक को डेक्सू से बचा लेता है। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जुनहो बाकी गार्ड के साथ उस रूम में लड़ाई रोकने के लिए चला जाता है। फिर वो बूढ़े अंकल कैमरा की तरफ देखकर बोलते हैं कि ये सब बंद करो, ऐसे सब मर जाएंगे। फिर फ्रंटमैन वहाँ की लाइट्स ऑन करवाता है और फिर उस रूम में गार्ड्स आकर सारे प्लेयर्स को रोकते हैं
और जुनो यहाँ अपने भाई को प्लेयर्स में ढूंढने की कोशिश करता है। फिर जुनो स्योंग से पूछता है कि प्लेयर नंबर 456 यहाँ कोई हवांग हिनो नाम का प्लेयर है। फिर स्योंग जुनो से कहता है कि हम यहाँ किसी को भी किसी के नाम से नहीं जानते हैं। फिर जितने भी प्लेयर्स मारे गए थे वो सब गेम से एलिमिनेट हो जाते हैं और यहाँ कुल 27 प्लेयर इस लड़ाई में मारे गए थे। अब दूसरे सीन में हम देखते हैं कि बाथरूम में डेक्सू और मी नायो सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहे होते हैं। फिर मी नायो डेक्सू से कहती है कि अगर मेरे को धोखा दिया तो जान से मार दूंगी। अब सीन शिफ्ट होता है जुनहो पर, जो अपने रूम में सो जाता है। अब यहाँ पर जुनहो सर्कल गार्ड का भी मास्क यूज़ कर रहा था और स्क्वायर गार्ड का भी, तो मतलब जुनहो कभी भी अपना मास्क चेंज करके गार्ड्स में घुल मिल सकता है। अब सुबह होने पर स्पीकर में अनाउंसमेंट होती है कि तीसरी गेम शुरू होने वाली है, सभी गार्ड्स के साथ गेम हॉल में जाएं। और दूसरी तरफ जुनहो भी अपने रूम से सर्कल शेप का मास्क पहनकर बाहर आ जाता है। अब सारे प्लेयर्स को एक रूम में लाते हैं जहां उनसे कहा जाता है कि ये गेम 2 टीमों के बीच में खेली जाएगी। एक टीम में कुल 10 लोग होने चाहिए और इनको टीम सेलेक्ट करने के लिए 10 मिनट का वक्त दिया जाता है। अब यहाँ पर बियोंगी और डेक्सू को गेम पहले से ही पता थी। फिर डेक्सू अपने साथी से कहता है कि जो ताकतवर है सिर्फ उन्हीं को टीम में चुनना। फिर थोड़ी देर बाद सारे प्लेयर्स अपनी अपनी टीम बना लेते हैं, जिसमें सियोंगी की टीम में होते हैं अली, सैंगवू, वो बूढ़े अंकल, सेवियोक, 3 अलग लड़के और एक लड़की जिसका नाम होता है जियोंग। पर अभी भी इनकी टीम में 9 प्लेयर्स थे और दूसरी तरफ डियोक्सो की टीम में सारे तगड़े प्लेयर्स थे, क्योंकि डियोक्सो को गेम का नाम पहले से ही पता था और वो मी नायो को टीम से बाहर निकाल देते हैं क्योंकि वो कमज़ोर थी। और यहाँ पर मी नायो को डियोक्सो से धोखा मिल जाता है। फिर मी नायो सियोंगी की टीम में आ जाती है और सैंगवू को मजबूरन मी नायो को टीम में लेना पड़ता है क्योंकि इनके पास एक प्लेयर की कमी थी और टाइम भी ख़त्म हो चुका था। फिर ये सारे प्लेयर्स गेम के मैदान में जाते हैं जहाँ इन सबको पता चलता है कि ये गेम होने वाली है टग ऑफ वॉर, और टग ऑफ वॉर खेलने के लिए टीम में होने चाहिए तगड़े प्लेयर्स। इसलिए डेक्सू ने सारे तगड़े प्लेयर्स चुन लिए थे। अब फैसला होता है कि लेफ्ट साइड पर जो टीम होगी वो है टीम नंबर 1 मतलब डियोक्सो की टीम, और राइट साइड पर जो टीम होगी वो है टीम नंबर 7। फिर ये दोनों टीम अपनी अपनी जगह पर जाती हैं और ये गेम शुरू होता है और डेक्सो की टीम सामने वाली टीम को बड़े आराम से खींच लेती है और हारने वाली टीम को बहुत ऊंचाई से गिरा दिया जाता है, जिससे वो अपने आप ही मरकर एलिमिनेट हो जाते हैं। अब अगली बारी आती है टीम नंबर 4 की, जो कि होती है सियोंगी की टीम, और दूसरी टीम होती है टीम नंबर 5, और टीम नंबर 5 में सारे लड़के होते हैं। फिर सियोंगी की टीम लिफ्ट से ऊपर जाती है। फिर वो बूढ़े अंकल सबसे कहते हैं कि टग ऑफ वॉर सिर्फ ताकत का खेल नहीं है, मैंने जवानी में खूब टग ऑफ वॉर खेली है। फिर वो अंकल थोड़ी टिप्स बताते हैं टग ऑफ वॉर में जीतने के लिए, जैसे टग ऑफ वॉर में पहला और आखिरी बंदा ताकतवर होना चाहिए, और टग ऑफ वॉर शुरू होती सारे प्लेयर्स को पीछे की तरफ गिरना है जब तक सामने वाले के पैर ज़मीन से उखड़ नहीं जाते। फिर अपना पूरा जोर लगा के रस्सी खींचनी है और ये सब ऐसा ही करते हैं, पर सामने वाली टीम सियोंगी की टीम को अपनी तरफ खींच रही होती है। फिर सैंगवू सबसे कहता है कि हमें सामने वाली टीम को गिराना होगा, जब मैं कहूँ तो सारे एक साथ आगे बढ़ना, उससे वो गिर जाएंगे। फिर सैंगवू 3 तक गिनता है और सब आगे की तरफ बढ़ते हैं और ये एपिसोड यहाँ ख़त्म हो जाता है। इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि सियोंगी की टीम अचानक से आगे आ जाती है, जिसकी वजह से सामने वाली टीम गिर जाती है। फिर सियोंगी की टीम जल्दी से रस्सी को खींचती है और सामने वाली टीम को अपनी तरफ खींच लेती है और वो टीम ऊंचाई से गिरकर मारी जाती है। फिर सियोंगी की टीम वापस रूम में आ जाती है, जहाँ डेक्सू मी नायो को देखकर सोचता है कि अच्छा होता अगर इस गेम में मर जाती। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एक प्लेयर अभी भी जिंदा बचा हुआ था, तो वो गार्ड उस प्लेयर की बॉडी को जलाने के बजाय बेसमेंट में भेज देते हैं। वहाँ पर एक गार्ड सर्कल वाले गार्ड से कहता है कि जल्दी से बियोंगी को बुला कर लाओ, ये अभी भी जिंदा है, इसके ऑर्गन्स हम बेच सकते हैं। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो गार्ड्स बियोंगी को अपने साथ ले जाते हैं और लाइट्स बंद होने वाली होती हैं। फिर सियोंग अपनी टीम से कहता है कि क्या पता लाइट्स बंद होने के बाद हम पर दोबारा हमला हो, तो हम बारी बारी पहरा देंगे। फिर सैंगवू सबसे कहता है कि पहले मैं पहरा देता हूँ। फिर अली भी सैंगवू के साथ पहरा देने के लिए कहता है। फिर लाइट्स बंद हो जाती हैं और दूसरी तरफ सोल्जर्स के सोने का भी टाइम हो जाता है, पर सोल्जर नंबर 28 और 29 दूसरे रास्ते चले जाते हैं और सोल्जर नंबर 29 होता है हवांग जुनहो, और ये दोनों चले जाते हैं बेसमेंट में, और इन दोनों का काम होता है ऑर्गन्स को कस्टमर तक पहुँचा के उनसे पैसे लेना। फिर उन सोल्जर्स के बीच में ये बात छिड़ जाती है कि इससे पहले जिस प्लेयर के ऑर्गन्स हमने बेचे थे उसके अच्छे पैसे नहीं मिले क्योंकि उसकी किडनी ही नहीं थी। ये बात सुन के हवांग जुनहो परेशान हो जाता है। फिर वो सोल्जर्स उस प्लेयर के ऑर्गन्स को गार्ड नंबर 28 और हवांग जुनहो को दे देते हैं और ये दोनों ऑर्गन्स लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। अब दूसरी तरफ बियोंगी उन सोल्जर से पूछता है कि चलो अब बताओ अगला गेम कौन सा है। फिर वो सोल्जर बियोंगी से कहते हैं कि हमें नहीं पता, अभी हमारे बॉस ने हमको अगले गेम के बारे में नहीं बताया है,
और फिर ये बात सुनकर ब्योंगी और उन सोल्जर्स के बीच में हाथापाई हो जाती है। फिर ब्योंगी एक सोल्जर को जान से मार के वहाँ से भाग जाता है। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि गार्ड नंबर 28 हवांग जुनो पर चाकू तान कर कहता है कि मेरे को तेरे पे बड़े दिनों से शक है, तेरी आवाज़ बदल गई है और तेरी हाइट भी थोड़ी छोटी हो गई है, अपना मास्क हटाकर अपना चेहरा दिखा। फिर हवांग जुनो अपना मास्क हटाता है और गार्ड नंबर 28 पर बंदूक तान कर कहता है कि चल अपना मास्क हटाकर अपना चेहरा दिखा। फिर हवांग जुनो गार्ड नंबर 28 से पूछता है कि वो आदमी कौन था जिसकी एक ही किडनी थी। तुम्हें पता है उसकी ये किडनी क्यों नहीं थी? क्योंकि उसकी दूसरी किडनी मेरे अंदर है। उसने मुझे अपनी दूसरी किडनी दी थी और वो आदमी मेरा भाई था जिसके तुमने ऑर्गन्स बेच दिए। फिर गार्ड नंबर 28 हवांग जुनो से कहता है कि पर वो प्लेयर कोई आदमी नहीं औरत थी। अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो मैंने और 2-3 और गार्ड्स ने उस प्लेयर के साथ सेक्स किया था। अगर वो प्लेयर कोई आदमी होता तो मैं उसके साथ सेक्स क्यों करता? अगर तुम्हें अपने भाई को ढूंढना है तो तुम फ्रंट मैन के रूम में जाके लिस्ट चेक कर सकते हो, उस लिस्ट में तुम्हारे भाई का नाम ज़रूर होगा। फिर हवांग जुनो उस गार्ड को जान से मार देता है। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ब्योंगी भागकर उस प्लेग्राउंड में आ जाता है जहाँ प्लेयर्स ने हनीकॉम्ब गेम खेला था। वहाँ ब्योंगी के पीछे गार्ड आता है और ब्योंगी को शांत करके कहता है कि अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, तुम बस शांत हो जाओ। फिर वहाँ पर फ्रंटमैन आकर उस गार्ड के हाथ पर गोली मार देता है। फिर फ्रंटमैन उस गार्ड से कहता है कि तुम एलिमिनेटेड प्लेयर के बॉडी पार्ट्स को बेचो या उनके साथ कुछ भी करो, मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता, पर तुमने बाकी प्लेयर्स को गेम बताकर चीटिंग करी है, यहाँ सब बराबर हैं। फिर फ्रंटमैन उस गार्ड को जान से मार देता है और एक गार्ड ब्योंगी को जान से मार देता है। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हवांग जुनो फ्रंटमैन के रूम में आ जाता है और छानबीन शुरू कर देता है। और दूसरी तरफ फ्रंटमैन को प्लेयर नंबर 28 की लाश मिलती है जिसको कोरियन पुलिस की गोली लगी होती है। और दूसरे गार्ड को पता चल जाता है कि गार्ड नंबर 29 भी अपने रूम से गायब है। फिर वो गार्ड्स गार्ड नंबर 29 को प्लेयर के रूम में ढूंढने के लिए आते हैं, पर वहाँ पर भी उन गार्ड्स को गार्ड नंबर 29 नहीं मिलता। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हवांग जुनो उस जगह पर आ जाता है जहाँ सारी फाइल्स रखी होती है और वो देखता है कि ये खूनी गेम 1999 से चल रहा है और आज होता है 2020, मतलब ये गेम पिछले 21 सालों से चल रहा था। फिर हवांग जुनो 2020 के प्लेयर्स की लिस्ट चेक करता है, पर उस लिस्ट में हवांग जुनो को अपने भाई का नाम नहीं मिलता। फिर हवांग को एक दूसरी लिस्ट मिलती है जिसमें उन प्लेयर्स के नाम होते हैं जिन्होंने ये गेम अभी तक जीता होता है, मतलब 1999 से लेकर 2019 तक जिन्होंने ये गेम जीता होता है उन सबके नाम इस लिस्ट में होते हैं। और इस लिस्ट में हवांग जुनो को अपने भाई का नाम मिल जाता है और उन्हें यह पता चलता है कि हवांग जुनो के भाई ने 2015 का स्क्विड गेम जीता होता है और हवांग का भाई होता है प्लेयर नंबर 132। फिर हवांग जुनो 2015 की लिस्ट चेक करता है और प्लेयर नंबर 132 पर उसको अपने भाई का फॉर्म दिख जाता है और एपिसोड यहाँ ख़त्म हो जाता है। इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि सारे प्लेयर्स अगला गेम खेलने के लिए लाइन में खड़े होते हैं और यहाँ सियोंग देखता है कि उन अंकल ने बुढ़ापे की वजह से अपनी पैंट में टॉयलेट कर दिया है। फिर सियोंग अपनी जैकेट उन अंकल की कमर में बांध देता है। फिर अनाउंसमेंट होती है कि चौथा गेम शुरू होने वाला है। फिर वो सब गार्ड्स के पीछे जाते हैं और रास्ते में ये सब देखते हैं उन सोल्जर्स की लाशों को और ब्योंगी की लाश को। फिर वहाँ पर एक गार्ड सबसे बोलता है कि जिन लोगों को आप देख रहे हैं उन्होंने चीटिंग करके यहाँ के रूल्स को तोड़ा है और उन्हें उनकी सज़ा मिल चुकी है। ब्योंगी की लाश को देखकर डियोक्सू परेशान हो जाता है क्योंकि अब डियोक्सू को पिछली बार की तरह अगले गेम का नाम बाकियों से पहले पता नहीं चल पाएगा। फिर ये सब वहाँ से गेम की तरफ बढ़ते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है हवांग पर जो सबूत के लिए फोटोज क्लिक कर लेता है। अब सीन शिफ्ट होता है सारे प्लेयर्स पर जहाँ उनसे कहा जाता है कि अगला गेम 2 लोगों के बीच में खेला जाएगा, तो 10 मिनट के अंदर अपना एक साथी चुन लें। फिर सैंगवू ली को अपना साथी बना लेता है, सेवयोक जियोंग को अपना साथी बना लेती है। अब बचता है सियोंग जिसको एक प्लेयर आकर बोलता है कि मेरे को अपना साथी बना लीजिए, मैं आपके बहुत काम आ सकता हूँ। और हम में से एक ऐसा प्लेयर बचेगा जिसके पास कोई साथी नहीं होगा। उस डॉक्टर के मरने के बाद नंबर में गड़बड़ी हो गई है, तो वो गार्ड्स जिसके पास कोई साथी नहीं होगा उसको जान से मार देंगे। फिर सियोंग उन बूढ़े अंकल को देखता है जो एक कोने में बैठे होते हैं और उनको किसी ने अपना साथी नहीं बनाया होता है क्योंकि कोई भी किसी बूढ़े को अपना साथी नहीं बनाना चाहता। फिर सियोंग उन बूढ़े अंकल की तरफ अपना हाथ बढ़ाकर कहता है कि अंकल साथी बनेंगे मेरे। अब यहाँ पर सिर्फ मीन आई हुई बचती है जिसके पास कोई साथी नहीं था। फिर सारे प्लेयर्स गेम के मैदान में चले जाते हैं और वो गार्ड्स मीन आयो को अपने साथ ले जाते हैं। अब गेम के मैदान में उन सारे प्लेयर्स को एक पोटली दी जाती है जिसमें 10 कंचे होते हैं और गेम का नियम ये होता है कि प्लेयर्स को कोई भी कंचे का गेम अपने साथी के साथ खेलकर उसके 10 के 10 कंचे आधे घंटे में हासिल करने होंगे और वो भी बिना किसी जोर ज़बरदस्ती और मारपीट के। अब यहाँ पर सारे प्लेयर्स ने अपने दोस्तों को ही साथी बनाया होता है और हर टीम में से एक प्लेयर जिंदा बचेगा और एक मारा जाएगा। अब गेम शुरू होता है
और सैंगवो और अली ऑड इवन का गेम खेलते हैं। इसमें सैंगवो अपनी मुट्ठी में कुछ कंचे लेगा और अली को गैस करना होगा कि सैंगवो की मुट्ठी में ऑड नंबर के कंचे हैं या इवन नंबर के कंचे हैं। ऑड नंबर जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11 और इवन नंबर जैसे 2, 4, 6, 8, 10। अगर अली ने सही गैस करा तो जितने कंचे अली के हाथ में होंगे उतने कंचे सैंगवो अली को देगा, और अगर अली ने गलत गैस करा तो जितने कंचे सैंगवो के हाथ में होंगे उतने कंचे अली सैंगवो को देगा। और यहाँ पर अली 2 से 3 बार लगातार सैंगवो से जीत जाता है। और अब सैंगवो के पास सिर्फ एक ही कंचा बचा हुआ था, मतलब ये गेम यहीं पर सैंगवो के लिए ख़त्म हो गया। फिर सैंगवो अली पर इल्ज़ाम लगाने लग जाता है कि तू चीटिंग कर रहा है, मैं एक बार भी नहीं जीत रहा हूँ, सिर्फ तू ही चीटिंग करके जीते जा रहा है। फिर सैंगवो अली के सामने रो के कहता है कि मेरी एक फैमिली है और मैं यहाँ नहीं मरना चाहता। फिर अली सैंगवो से कहता है कि मेरी भी एक छोटी सी फैमिली है। फिर सैंगवो अली से कहता है कि मेरे पास एक तरीका है, यहाँ से हम दोनों जिंदा निकल सकते हैं, तुम जाकर ये पता करो कि कौन कौन सी टीम में विनर नहीं है। फिर सैंगवो अली से कहता है कि रुको, तुम अपने कंचे ऐसे हाथ में लेकर मत जाओ। फिर सैंगवो अली के लिए एक पोटली तैयार करके उसमें पत्थर डालकर अली को दे देता है और अली के सारे कंचे अपने पास रख लेता है, और यहाँ पर अली सैंगवो पर भरोसा कर लेता है। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जियोंग सेबयोक से कहती है कि हम आखिरी के 5 मिनट में खेलेंगे। फिर जियोंग सेबयोक से पूछती है कि अपने बारे में बताओ, तुम यहाँ क्यों आए। फिर सेबयोक जियोंग से कहती है कि मेरा बस एक छोटा भाई है और मेरी मम्मी नॉर्थ कोरिया के जेल में बंद है, उनको वहाँ से निकालने के लिए मुझे पैसे चाहिए, इसलिए मैं यहाँ आई। जीतने के बाद मैं अपनी मम्मी और अपने भाई के साथ किसी बीच पर छुट्टियाँ मनाने जाऊँगी। फिर सेबयोक जियोंग से पूछती है कि तुम अपने बारे में बताओ। फिर जियोंग सेबयोक से कहती है कि मैं अनाथ हूँ, मेरा दुनिया में कोई नहीं है। अब सीन शिफ्ट होता है सियांग और उन बूढ़े अंकल पर, और यहाँ पर वो बूढ़े अंकल गेम खेलने के बजाय यहाँ वहाँ घूमने जा रहे थे। बेसिकली ये अंकल अपने बुढ़ापे की वजह से अब चीज़ें भूलना शुरू कर रहे थे। फिर सियांग उन बूढ़े अंकल को ज़ोर से पकड़ के कहता है कि प्लीज़ मेरे साथ गेम खेलो, मुझे ज़िंदा यहाँ से बाहर निकलना है। फिर वो बूढ़े अंकल सियांग से कहते हैं कि ठीक है। फिर ये दोनों भी ऑड इवन का गेम खेलते हैं और पहला राउंड वो बूढ़े अंकल जीत जाते हैं और अंकल की मुट्ठी में होते हैं 5 कंचे। अब नियम के हिसाब से हारने वाला जीतने वाले को उतने कंचे देगा जितने कंचे जीतने वाले की मुट्ठी में होंगे। तो सियांग अंकल को अपने 5 कंचे दे देता है। फिर दूसरा राउंड भी अंकल जीत जाते हैं और अंकल की मुट्ठी में होते हैं 4 कंचे, तो सियांग अंकल को 4 कंचे दे देता है। और अब सियांग के पास भी सैंगवो की तरह एक ही कंचा बचा हुआ था। फिर अब गैस करने की बारी होती है सियांग की। फिर सियांग बोलता है ऑड और अंकल की मुट्ठी में होते हैं 2 कंचे, मतलब आंसर था इवन, और सियांग यहाँ अपना आखिरी कंचा भी हार जाता है। फिर वो अंकल सियांग से पूछते हैं कि तुमने अभी क्या कहा, तुम्हारा आंसर क्या था, मुझे याद नहीं आ रहा। यहाँ पर सियांग समझ जाता है कि अंकल बुढ़ापे की वजह से चीज़ें भूल रहे हैं। फिर सियांग अंकल से कहता है कि ऑड आंसर था मेरा, और सियांग ना चाहते हुए भी अंकल की कमजोरी का फ़ायदा उठा लेता है और ऐसे अंकल के 9 कंचे जीत जाता है। और अंकल के पास अब 1 कंचा बचा हुआ था, पर वो फिर से भूल जाते हैं कि वो एक गेम में है और वहाँ से इधर उधर घूमने लग जाते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि वो गार्ड पर हारने वाले लोगों को मारना शुरू कर देते हैं और ये गेम अब बस कुछ ही मिनटों में ख़त्म होने वाला था और डेक्सू ये गेम अपने साथी से जीत जाता है, जिससे उसका साथी मारा जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है जियोंग पर, जो सेबयोक से कहती है कि चलो खेलते हैं, और ये खेलते हैं कि जिसका कंचा दीवार के सबसे पास जाएगा वो जीत जाएगा। फिर सेबयोक अपना कंचा फेंकती है, जो कि थोड़ी दूर जाकर रुक जाता है। फिर जियोंग की बारी आती है और जियोंग अपना कंचा वहीं पर गिरा देती है और नियम के हिसाब से सेबयोक ये गेम जीत जाती है। फिर सेबयोक जियोंग से पूछती है कि ये क्या कर रही है, चुपचाप से अपना कंचा उठा और दोबारा फेंक। फिर जियोंग सेबयोक से कहती है कि मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, पर तुम्हारा है, जिसके पास जीने की वजह हो उसको जीना चाहिए। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अली सैंगवो को हर जगह ढूंढता है, पर सैंगवो अली को कहीं नहीं मिलता। फिर सैंगवो गार्ड से कहता है कि ये रहे मेरे 20 कंचे, ना तो मैंने ज़बरदस्ती की और ना मारपीट करके ये कंचे हासिल करे हैं। फिर थोड़ी देर में अली को पता चल जाता है कि उसकी पोटली में पत्थर हैं और अली को अपने सबसे ज़्यादा भरोसेमंद साथी से धोखा मिल जाता है। और दूसरी तरफ जियोंग को भी एलिमिनेट कर दिया जाता है। अब लास्ट में बचता है सियांग, जो अंकल से विनती करता है खेलने के लिए। फिर वो अंकल सियांग से पूछती है कि तुम मेरे को पहले ये बताओ, तुमने बेवकूफ़ बनाकर मेरे सारे कंचे क्यों जीत लिए। उन अंकल की बात सुन के सियांग वहीं पर रोने लग जाता है, क्योंकि सियांग ऐसा नहीं करना चाहता था। फिर वो अंकल सियांग को अपना आखिरी बचा हुआ कंचा दे देते हैं और सियांग से कहते हैं कि ये लो, ये तुम्हारा हुआ। फिर वो अंकल सियांग को गले लगाकर बोलते हैं कि टेंशन मत लो, सब ठीक ही होगा, और टाइम ख़त्म हो जाता है। फिर सियांग वहाँ से बाहर आ जाता है और वो सोल्जर अंदर जाकर उन अंकल को एलिमिनेट कर देता है और यह एपिसोड यहाँ ख़त्म हो जाता है।
इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि वो गार्ड्स अली और बाकी सबकी लाशों को ले जा रहे होते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है फ्रंटमैन पर, जो गार्ड से बोलता है कि उस घुसपैठियों को जल्दी ढूंढो, वीआईपीस आने वाले होंगे। अभी वीआईपी कौन है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। अब सीन शिफ्ट होता है रूम में, जहाँ पर सारे प्लेयर्स आते हैं। वहाँ पर डेक्सू देखता है कि मीनायो अभी भी जिंदा है। फिर मीनायो डेक्सू से कहती है कि ऐसे क्या देख रहा है, मुझे जिंदा देखकर तेरी फट गई क्या। अब सीन शिफ्ट होता है फ्रंटमैन पर, जो अपने रूम में कॉल पे करने के लिए आता है, पर फ्रंटमैन को यहाँ कुछ अजीब लगता है। फिर फ्रंटमैन कॉल पर बात करके वहाँ से लिफ्ट की तरफ चला जाता है। फिर फ्रंटमैन अपनी गन निकाल कर बोलता है कि मैं जानता हूँ कि तुम यहाँ पर हो, तुमने गलती कर दी। मैं फ़ोन का रिसीवर हमेशा उल्टी तरफ रखता हूँ। अब यहाँ पर हवांग ने कुछ घंटे पहले ये फ़ोन इस्तेमाल करने की कोशिश करी थी और हवांग ने फ़ोन का रिसीवर सीधी तरफ रख दिया था। फिर फ्रंटमैन बेसमेंट में आ जाता है, जहाँ पर हवांग रेडी था फ्रंटमैन को मारने के लिए। फिर फ्रंटमैन के पास एक गार्ड का कॉल आता है और वो गार्ड फ्रंटमैन से कहता है कि हमें टापू के उत्तरी किनारे पर एक लाश मिली है। फिर फ्रंटमैन वहाँ से चला जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है रूम में, जहाँ पर प्लेयर नंबर 69 सबसे कहता है कि प्लीज़ इस गेम को रोक दो, मुझे अब और नहीं खेलना है। हम सिर्फ 17 प्लेयर्स हैं, अगर हम में से 9 प्लेयर्स मान जाएं तो ये गेम रुक सकती है, प्लीज़ मैं ये सब और नहीं सह सकता। फिर सैंगू प्लेयर नंबर 69 से कहता है कि तुमने पिछली गेम में अपनी बीवी को जान से मरवा दिया क्योंकि तुम उसके पार्टनर थे, और अगर तुम यहाँ से गेम क्विट करके चले गए तो वो पैसा जिसकी वजह से तुम्हारी बीवी मरी है और यहाँ का हर एक प्लेयर मरा है, उनकी मौतें व्यर्थ चली जाएंगी। अगर तुम्हें अपनी बीवी के मरने का इतना ही गम है तो तुम्हें उसकी जगह मर जाना चाहिए था। अब सीन शिफ्ट होता है फ्रंटमैन और 5-6 सोल्जर्स पर, जिनको उसी गार्ड की लाश मिलती है जिसको हवांग ने जान से मारा था। फिर एक गार्ड को उस लाश की जेब में हवांग का पुलिस आईडी कार्ड मिलता है। फिर फ्रंटमैन के पास एक गार्ड का कॉल आता है, जो फ्रंटमैन से कहता है कि सारे वीआईपीस आ गए हैं। अब सीन शिफ्ट होता है वीआईपीस पर, जो उस टापू पर आ जाते हैं। और अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि फ्रंटमैन एक अनजान इंसान के पास जाकर बोलता है कि सारे वीआईपीस आ गए हैं, पर हमें इस इंसान का चेहरा नहीं दिखाया जाता। फिर थोड़ी देर में वो सारे वीआईपी फ्रंटमैन से मिलते हैं। फिर फ्रंटमैन उन सारे वीआईपी से कहता है कि आप सबका स्वागत है यहाँ पर, मैं खुश हूँ आपको पिछले 4 गेम्स देखने में मजे आए। अब बात करते हैं ये वीआईपीस है कौन। ये वीआईपीस अपने एंजॉयमेंट के लिए गेम्स देखते हैं और प्लेयर्स पर सट्टा लगाते हैं। पिछले 4 गेम्स ये वीआईपीस अपने एंजॉयमेंट के लिए देख रहे थे और 5वां गेम ये अपनी आंखों से देखेंगे। फिर फ्रंटमैन उन सारे वीआईपी से कहता है कि होस्ट अभी अपने पर्सनल काम की वजह से आपसे नहीं मिल सकते, पर आपको अगला गेम देखने में बहुत मजे आएंगे और आप डिसअपॉइंट नहीं होंगे। फिर उनमें से एक वीआईपी फ्रंटमैन से कहता है कि मैं उम्मीद करता हूँ अगला गेम दिलचस्प होगा और हम डिसअपॉइंट नहीं होंगे। फिर फ्रंटमैन उन सारे वीआईपीस को उनके कमरे तक छोड़ने चला जाता है और वहाँ पर हवांग भी छुपा हुआ होता है। अब अगले दिन सियांग देखता है कि वो गार्ड से लाश को रखने के लिए बॉक्स ला रहे हैं। फिर सियांग नजर घुमाकर देखता है कि प्लेयर नंबर 69 अपनी बीवी को मारने के गम में फांसी लगा चुका है। फिर उस प्लेयर के हिस्से के 100 मिलियन वॉन पिगी बैंक में ऐड हो जाते हैं और अब सिर्फ 16 प्लेयर्स बचे हुए थे। फिर अनाउंसमेंट होती है कि 5वां गेम शुरू होने वाला है। फिर उन सारे प्लेयर्स को एक रूम में लाया जाता है, जहां उनके सामने 16 पुतले होते हैं और उनसे कहा जाता है कि इस पुतले पर लगा हुआ नंबर चुन लें। और दूसरी तरफ वो वीआईपीस बड़े आराम से बैठकर उन प्लेयर्स को देख रहे होते हैं। फिर सारे प्लेयर्स एक एक करके अपना नंबर चुन लेते हैं और सैंगू का नंबर होता है 14, सेवियोक का नंबर होता है 15 और सियांग का नंबर होता है 16। मतलब ये 3 लास्ट में होंगे। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उन वीआईपीस को ड्रिंक सर्व करने वाले एक वेटर को हवांग पकड़ लेता है और उसके कपड़े पहनकर उस वेटर की जगह ले लेता है। फिर फ्रंटमैन पर्दे ऊपर करवाता है और सामने एक बहुत बड़ा ब्रिज होता है। फिर फ्रंटमैन सारे वीआईपी से कहता है कि इस गेम का नाम है स्टेपिंग स्टोन। फिर उन सारे प्लेयर्स को उस ब्रिज के एक साइड पर लाते हैं, जहाँ उनको गेम का नियम बताया जाता है कि आपके सामने ब्रिज 2 तरह के ग्लास से बना हुआ है, एक है नॉर्मल ग्लास और एक है टेम्पर्ड ग्लास। नॉर्मल ग्लास पर अगर कोई पैर रखता है तो वो ग्लास टूट जाएगा और वो प्लेयर नीचे गिरकर एलिमिनेट हो जाएगा, और टेम्पर्ड ग्लास आराम से 2 प्लेयर्स का वजन संभाल सकता है। आप सबको अंदाजा करके टेम्पर्ड ग्लास पर पैर रखकर ये ब्रिज पार करना होगा। आप सबके पास 15 मिनट है ये गेम पार करने के लिए। फिर जिसने पहला नंबर चुना था वो पहले जाता है और पहली बार वो प्लेयर टेम्पर्ड ग्लास पर पैर रखता है, पर दूसरी बार वो प्लेयर नॉर्मल ग्लास पर कूद जाता है, जिससे वो नीचे गिरकर मर जाता है। और ऐसे ही करके दूसरा प्लेयर भी एलिमिनेट हो जाता है और ये सब आधे ब्रिज पर आ चुके होते हैं और वीआईपीज़ उन प्लेयर्स को एलिमिनेट होते हुए देखकर अपना एंजॉयमेंट करते हैं और प्लेयर्स पर सट्टा लगाते हैं कि कौन जीतेगा। अब सबसे आगे जो प्लेयर होता है वो होता है डेक्सू, और डेक्सू को गैस करना होगा अगला ग्लास नॉर्मल है या टेम्पर्ड। फिर डेक्सू सबसे कहता है कि मैं आगे नहीं जाऊंगा, अगर तुम्हें जीना है तो खुद आगे जाओ। फिर मीनायो डेक्सू से कहती है कि पीछे हट, मैं आगे जाऊंगी, मैं तेरी तरह फट्टू नहीं हूँ। फिर मीनायो डेक्सू के पास आ जाती है और फिर वो डेक्सू की कमर को जोर से पकड़ लेती है। फिर मीनायो डेक्सू से कहती है कि मैंने तुझे कहा था
अगर धोखा दिया तो जान से मार दूंगी। फिर मी नायो डेक्सू को लेकर अगले ग्लास पर कूद जाती है और वो ग्लास टूट जाता है और मी नायो और डेक्सू नीचे गिरकर मर जाते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है हवांग पर, जिसको एक वीआईपी अपने पास बिठा लेता है। फिर वो वीआईपी हवांग से कहता है कि क्या सुंदर आंखें हैं तेरी, अपना मास्क हटा। फिर हवांग उस वीआईपी से कहता है कि अगर मैंने अपना मास्क हटाया तो आपके जाने के बाद फ्रंटमैन मुझे जान से मार देगा। फिर वो वीआईपी हवांग से कहता है कि अगर तुमने वो नहीं करा जो मैं कह रहा हूँ तो मैं खुद तुम्हें जान से मार दूंगा। फिर हवांग उस वीआईपी से कहता है कि प्लीज़ यहाँ नहीं, मुझे उस जगह ले जाओ जहाँ पर कोई ना हो। हवांग यह समझ जाता है कि ये वीआईपी गे है। फिर वो वीआईपी हवांग को एक कमरे में ले जाता है जहाँ हवांग उस वीआईपी पर बंदूक तान कर कहता है कि अगर तुमने वैसा नहीं करा जैसा मैं कह रहा हूँ तो मैं तुम्हें अभी जान से मार दूंगा। चलो बताओ ये गेम क्या है और तुम कौन हो। और हवांग ये सब रिकॉर्ड कर लेता है। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एंड में सिर्फ 4 प्लेयर्स बचे होते हैं और जो पहला प्लेयर होता है वो सैंगवू से कहता है कि शायद मैं बता सकता हूँ कि नॉर्मल ग्लास कौन सा है और टेम्पर्ड ग्लास कौन सा है। दोनों ग्लासेस का रंग थोड़ा सा अलग है। फिर वो प्लेयर टेम्पर्ड ग्लास पर जंप करता है। फिर एक वीआईपी फ्रंटमैन से पूछता है कि क्या प्लेयर नॉर्मल ग्लास और टेम्पर्ड ग्लास में फ़र्क बता सकते हैं। फिर फ्रंटमैन उस प्लेयर की इन्फॉर्मेशन खोलकर देखता है कि वो प्लेयर पहले ग्लास मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में काम करता था, इसलिए वो नॉर्मल ग्लास और टेम्पर्ड ग्लास में फ़र्क बता पा रहा है। फिर फ्रंटमैन वहाँ की लाइट्स कम कर देता है, जिससे अब वो प्लेयर ढंग से ग्लास को देख नहीं पाता और अब सिर्फ एक ही ग्लास को पार करना रह गया था और टाइम बचा था 1 मिनट। पर अब वो प्लेयर फ़र्क नहीं बता पा रहा था। अब दूसरी तरफ एक गार्ड उस वीआईपी के रूम में जाकर देखता है कि वो वीआईपी बेहोश पड़ा हुआ है और वो गार्ड फ्रंटमैन को खबर कर देता है। फिर फ्रंटमैन इमरजेंसी एग्जिट पर जाकर देखता है क्योंकि सिर्फ यही रास्ता था फ्रंटमैन के रूम से बाहर जाने का और फ्रंटमैन देखता है कि वो घुसपैठिया नीचे है। अब दूसरी तरफ सैंगवू उस प्लेयर के पास आकर उसको अगले ग्लास पर धक्का दे देता है और वो ग्लास टूट जाता है। फिर सैंगवू टेम्पर्ड ग्लास पर पैर रखकर उस ब्रिज को पार कर लेता है और फिर सेबियक और सियांग टाइम खत्म होने से पहले वो ब्रिज पार कर लेते हैं और फिर वो ब्रिज पर जितने भी कांच थे, चाहे टेम्पर्ड हो या नॉर्मल, सब टूट जाते हैं और वो कांच के टुकड़े तीनों को लगते हैं और सियांग और सैंगवू का चेहरा थोड़ा सा कट भी जाता है। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एक गार्ड फ्रंटमैन से बोलता है कि एक डाइविंग सूट गायब है, वो घुसपैठिया समुद्र में कूद गया होगा। फिर फ्रंटमैन और 6-7 सोल्जर नाव पर बैठते हैं और उस डाइविंग सूट पर लगे ट्रैकर को ट्रैक करके हवांग के पीछे जाते हैं और ये एपिसोड यहाँ खत्म हो जाता है। इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं हवांग एक टापू पर आकर सारी फोटोज और वीडियोस जो उसने सबूत के लिए बनाई थी वो अपने बॉस को भेज देता है और वहाँ से पहाड़ की तरफ चला जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है रूम में जहाँ पर सियांग, सैंगवू और सेबियक आते हैं और सिर्फ यही 3 अब जिंदा बचे हुए थे। वहाँ पर सियांग सैंगवू से पूछता है तूने उस आदमी को धक्का क्यों दिया, सिर्फ एक ही ग्लास बचा हुआ था, उसकी जान बच सकती थी। फिर सैंगवू गुस्से से सियांग से बोलता है कि अगर मैं उसको धक्का नहीं देता तो हम सब जान से मर जाते। फिर सियांग सैंगवू से पूछता है कि अगर उस आदमी की जगह मैं खड़ा होता तो तुम मुझे भी अपनी जान बचाने के लिए धक्का दे देता। फिर सैंगवू सियांग से कहता है कि तुझको हो क्या गया है, यहाँ हर गेम में किसी न किसी की जान गई है और उस पैसे को जीतने के लिए हमें यहाँ लोगों को जान से मारना ही है। फिर उस रूम में 3 गार्ड्स आते हैं और उनमें से एक गार्ड सैंगवू, सियांग और सेबियक से कहता है कि आप सबने 5 गेम्स काफ़ी बहादुरी के साथ पार करे हैं, तो उसके लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस और हमने आपके लिए कुछ तैयार करा है, पर उससे पहले ये कपड़े पहन लीजिए जो हम आपके लिए लाए हैं। अब अगर हम इस रूम की दीवारों को ध्यान से देखें तो पिछले 5 गेम्स इन दीवारों पर बने हुए थे, पर किसी ने इन पर ध्यान नहीं दिया क्योंकि ये दीवार प्लेयर्स के बेड से छुपी हुई थी। फिर सेबियक बाथरूम जाती है कपड़े बदलने के लिए और हम यहाँ पर देखते हैं कि सेबियक की कमर पर एक कांच का टुकड़ा घुसा हुआ है और ये उस टाइम घुसा था जब उस ब्रिज के ग्लास टूटकर तीनों की तरफ आए थे। फिर सेबियक उस टुकड़े को निकाल देती है और सेबियक को बहुत सारा खून बह जाता है। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उस टापू पर फ्रंटमैन और बाकी गार्ड्स पहुंच जाते हैं। फिर फ्रंटमैन गार्ड से कहता है कि मुझे वो आदमी जिंदा चाहिए। फिर वो गार्ड्स हवांग को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो 3 प्लेयर्स बचे थे उनके लिए एक आलीशान कैंडल लाइट डिनर का इंतजाम करा गया होता है। यहाँ पर सियांग और सैंगवू पेट भरकर खाते हैं, पर सेबियक अपनी चोट की वजह से कुछ भी नहीं खा पाती। फिर खाने के बाद वो गार्ड्स उन तीनों के पास खुद की रक्षा करने के लिए एक चाकू छोड़ देते हैं। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हवांग भागते भागते चट्टान के किनारे आ जाता है जहाँ पर वो गार्ड्स हवांग को घेर लेते हैं। फिर हवांग उन गार्ड से कहता है कि अपने आप को कानून के हवाले कर दो, मैंने पुलिस को सारी फोटोज और वीडियो सेंड कर दी हैं। फिर फ्रंटमैन वहाँ पर आकर हवांग से बोलता है कि इस इलाके में सिग्नल नहीं आता है, तो शायद जो कुछ भी तुमने भेजा है वो शायद गया ही ना हो, वो फ़ोन मुझे दे दो तो शायद मैं तुम्हें जिंदा रहने दूँ। फिर हवांग अपनी आखिरी गोली फ्रंटमैन के कंधे पर मार देता है। फिर फ्रंटमैन हवांग से कहता है कि मेरे साथ चलो, सिर्फ यही तरीका है तुम्हारे जिंदा रहने का। फिर हवांग फ्रंटमैन से पूछता है कि आखिरकार तुम हो कौन। फिर फ्रंटमैन अपना मास्क हटाता है और हमें यहाँ पर पता चलता है कि फ्रंटमैन हवांग का भाई है जिसको हवांग ढूंढ रहा था। फिर फ्रंटमैन हवांग से दोबारा पूछता है कि मेरे साथ चलो, पर हवांग फ्रंटमैन को मना कर देता है।
फिर फ्रंटमैन हवांग के कंधे पर शूट कर देता है, जिससे हवांग समुद्र में गिर जाता है। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सियोंग सेबियोक के पास जाता है, जहाँ सेबियोक सहमी हुई सियोंग पर चाकू तान देती है। फिर सियोंग सेबियोक से कहता है कि डरो मत, तुम्हें मारना होता तो उसी टाइम मार देता जब तुम सो रही थी। फिर सियोंग सेबियोक के पास बैठ जाता है। फिर सियोंग सेबियोक से कहता है कि हम दोनों टीम की तरह खेलेंगे, अगला गेम जो कोई भी हो हम साथ में खेलेंगे, तभी हम सैंगवू के खिलाफ जीत पाएंगे। सारा पैसा आधा आधा बांट कर निकल जाएंगे। फिर सेबियोक सियोंग से पूछती है कि यहाँ से निकलने के बाद इन पैसों का क्या करोगे। फिर सियोंग सेबियोक से कहता है कि पहले तो मैं अपना पूरा कर्जा उतारूंगा, फिर अपनी मम्मी के लिए शहर के बीचों बीच एक बड़ी सी दुकान खोलूंगा, अपनी बेटी के लिए एक अच्छा बाप भी बनना चाहता हूँ। फिर सेबियोक सियोंग से कहती है कि मेरा भी एक छोटा भाई है जिसे मैंने अनाथ आश्रम में छोड़ रखा है। मैंने उससे वादा करा था कि मम्मी को घर पर ले आऊंगी और हमारे लिए एक अच्छा सा घर खरीदूंगी। फिर सियोंग सेबियोक से कहता है कि इनाम का आधा हिस्सा इस काम के लिए काफ़ी रहेगा। फिर सेबियोक सियोंग से कहती है कि मेरे से एक वादा करो, अगर हम दोनों में से कोई एक यहाँ से जिंदा बाहर निकलता है तो वो एक दूसरे की फैमिली को संभालेगा। मेरे से वादा करो तुम मेरे भाई का ख्याल रखोगे। फिर सियोंग सेबियोक से कहता है कि चुप रहो। फिर सियोंग सैंगवू की तरफ चाकू लेकर बढ़ता है, क्योंकि सैंगवू सो चुका था। फिर सेबियोक सियोंग से कहती है कि ऐसा मत करो, मैं जानती हूँ तुम बुरे इंसान नहीं हो। फिर सेबियोक गिर जाती है और सियोंग जल्दी से सेबियोक के पास जाकर देखता है कि सेबियोक को बहुत गहरी चोट लगी हुई है। फिर सियोंग जल्दी से दरवाजे को पीटता है और मदद के लिए चिल्लाता है। फिर थोड़ी देर बाद वो दरवाजा खुल जाता है और वो गार्ड से कॉफिन लाते हैं और सियोंग देखता है कि सेबियोक के बेड के पास सैंगवू चाकू लेकर खड़ा है। फिर सियोंग जल्दी से भागकर सेबियोक के पास आकर देखता है कि सेबियोक का गला कटा हुआ है। फिर सियोंग सैंगवू की तरफ आता है, पर वो गार्ड सियोंग को रोक लेते हैं, क्योंकि अगर इन दोनों ने ही एक दूसरे को जान से मार दिया तो आखिरी गेम होगा ही नहीं और वीआईपीज निराश हो जाएंगे। और यहाँ पर सियोंग बहुत ज़्यादा रो रहा था, क्योंकि सेबियोक और सियोंग काफ़ी अच्छे दोस्त बन चुके थे। फिर वो गार्ड सेबियोक की लाश को कॉफिन में रख देते हैं और सेबियोक के हिस्से के 100 मिलियन वॉनस पिगी बैंक में ऐड हो जाते हैं। अब दूसरी तरफ हम फ्रंटमैन को देखते हैं, जिसको अपने भाई का लॉस महसूस हो रहा था, और ये एपिसोड यहाँ खत्म हो जाता है। इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि 456 प्लेयर्स में से अब सिर्फ 2 ही प्लेयर आखिरी गेम को खेलने के लिए जिंदा बचे हुए थे। फिर सियोंग और सैंगवू से कहा जाता है कि अब हम टॉस करेंगे, क्रेपर, ट्रायंगल और स्क्वायर शेप में चुन लें। फिर सियोंग उस गार्ड से कहता है कि ट्रायंगल, और ये टॉस सियोंग जीत जाता है। फिर वो गार्ड सियोंग से पूछता है कि अब डिफेंस खेलेंगे या ऑफेंस, मतलब अटैक। फिर सियोंग उस गार्ड से कहता है कि ऑफेंस, मतलब यहाँ पर सैंगवू डिफेंस में खेलेगा। फिर इनको गेम के मैदान में लाते हैं और ये वही मैदान होता है जहाँ पहला गेम रेड लाइट ग्रीन लाइट खेला गया था, और ये आखिरी गेम सारे वीआईपीज भी देख रहे होते हैं। फिर वो गार्ड सैंगवू और सियोंग से कहता है कि इस आखिरी गेम का नाम है स्क्विड गेम। अब मैं आपको इस गेम के रूल्स बता दूँ। स्क्विड जैसे नक्शे के अंदर जो प्लेयर होता है उसको बोलते हैं डिफेंडर, और इसके बाहर जो प्लेयर होता है उसको ऑफेंडर या अटैकर बोलते हैं। और बाहर अटैकर बस एक पैर पर ही कूद सकता है। अगर अटैकर को दोनों पैर पर चलना है तो उसको डिफेंडर से बचकर स्क्विड गेम के इस हिस्से तक आना होगा, और अगर अटैकर डिफेंडर से बचकर स्क्विड गेम के इस छोटे एरिया में आ गया तो अटैकर जीत जाएगा। और अगर डिफेंडर ने अटैकर को स्क्विड गेम से बाहर फेंक दिया और उसके दोनों पैर ज़मीन पर टच हो गए तो अटैकर हार जाएगा और डिफेंडर जीत जाएगा, क्योंकि स्क्विड गेम के बाहर अटैकर सिर्फ एक ही पैर पर कूद सकता है या खड़ा हो सकता है। अब इन दोनों के बीच में गेम शुरू होता है। फिर सैंगवू सियोंग से कहता है कि उसको तो वैसे भी मरना ही था। फिर सियोंग सैंगवू से कहता है कि बकवास बंद कर, वो जिंदा थी, तूने उसको मारा है। फिर सैंगवू सियोंग से कहता है कि हाँ, मैंने उसे मारा है, मैं तेरे को जानता हूँ, तू उसको बचाने के लिए गेम यहीं पर रोक देता। अगर तुम दोनों गेम खेलने से मना कर देते तो मेरे को खाली हाथ घर जाना पड़ता। फिर सियोंग एक पैर पर कूद कर स्क्विड गेम के इस हिस्से में आ जाता है। फिर सियोंग सैंगवू की आँख में मिट्टी फेंक देता है और फिर सियोंग बड़े आराम से दोनों पैर पर चलकर स्क्विड गेम के दूसरे हिस्से पर आ जाता है। फिर इन दोनों के बीच में लड़ाई शुरू होती है। इन दोनों के पास चाकू थे और यहाँ पर सैंगवू सियोंग को स्क्विड गेम से बाहर धक्का देने वाला था, पर सियोंग अपने आप को संभाल लेता है। फिर ये एक दूसरे को घूंसे मारते हैं, लाते मारते हैं, और वीआईपी इनको लड़ते हुए देखकर बहुत खुश होते हैं। फिर सैंगवू सियोंग के पैर पर चाकू मार देता है, जिससे सियोंग गिर जाता है। फिर सैंगवू सियोंग को जान से मारने के लिए चाकू मारता है, पर सियोंग अपना हाथ बीच में ले आता है। फिर सियोंग सैंगवू के पैर पर काट लेता है और सैंगवू को गिराकर उसको बहुत घूंसे मारता है। फिर सियोंग वो चाकू सैंगवू पर मारता है, पर सियोंग यहाँ सैंगवू की जान बख्श देता है। फिर सियोंग धीरे धीरे स्क्विड गेम के इस हिस्से की तरफ बढ़ता है, क्योंकि ये गेम जीतने के लिए सियोंग को स्क्विड गेम के इस हिस्से के अंदर आना होगा। फिर सियोंग बस एक कदम की दूरी पर होता है और दूसरी तरफ वो गार्ड सैंगवू को मारने के लिए रेडी था। फिर सियोंग उस गार्ड से कहता है कि मुझे ये गेम क्विट करना है, अगर मेजॉरिटी मान जाए तो ये गेम रुक सकती है, हम दोनों ये गेम क्विट करते हैं।
सियोंग की ये बात सुन के सारे वीआईपी हैरान हो जाते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, कोई प्लेयर बिलियनियर बनने वाला है और वो अब क्विट कर रहा है। फिर सियोंग सैंगवू के पास आकर कहता है कि चलो घर चलें, पर यहाँ पर सैंगवू को पता था कि यहाँ से बाहर निकलने के बाद वो अपनी मम्मी को धोखा देने के लिए उनसे नजरें नहीं मिला पाएगा और वो फिर से कर्जे में फंस जाएगा। फिर सैंगवू वो चाकू अपनी गर्दन में घुसा देता है और मरने से पहले सियोंग से कहता है कि मेरी मम्मी का ख्याल रखना। अब ऑफिशियली कंफर्म हो जाता है कि इस गेम का विनर सियोंग ही होना है। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सियोंग फ्रंटमैन के साथ एक कार में होता है। वहाँ पर फ्रंटमैन सियोंग को कॉन्ग्रेचुलेशंस कहता है। फिर सियोंग को बेहोश कर दिया जाता है और उसको कोरिया की सड़कों पर फेंक दिया जाता है और सियोंग के मुंह में एक क्रेडिट कार्ड भी होता है जिसको वो एटीएम में इस्तेमाल करके 1000 वॉन निकालता है और रिमेनिंग बैलेंस में सियोंग के पास होते हैं 45 बिलियन वॉन और सियोंग के एटीएम कार्ड का पासवर्ड सियोंग का जर्सी नंबर ही होता है 0456। फिर सियोंग अपने घर की तरफ जाता है जहाँ रास्ते में सियोंग को सैंगवू की मम्मी मिल जाती है जो सियोंग से पूछती है कि तुम्हें सैंगवू के बारे में कोई खबर है, उसका फोन नहीं लग रहा पिछले 1 हफ्ते से। पर सियोंग यहाँ कुछ नहीं बोल पाता। फिर सियोंग अपने घर में आ जाता है जहाँ वो देखता है कि एक कमरे में मेरी मम्मी लेटी हुई है। फिर सियोंग अपनी मम्मी को उठाते हुए कहता है कि मैं पैसे ले आया, पर सियोंग की मम्मी नहीं उठती। फिर सियोंग समझ जाता है कि मेरी मम्मी शुगर की बीमारी से मर चुकी है। फिर सियोंग चुपचाप बिना रोए अपनी मम्मी के साइड में लेट जाता है। अब यहाँ पर सियोंग अपनी मम्मी के मरने पर इसलिए नहीं रोया क्योंकि सियोंग पहले से ही इतना सदमा सह चुका है। उसने इतनी मौतें देखी हैं कि अब उसको अपनी मम्मी की मौत का बहुत ज्यादा बुरा नहीं लगा। अब कहानी शिफ्ट होती है 1 साल बाद। यहाँ पर सियोंग एक शराबी की तरह शराब पी रहा होता है। तभी सियोंग के पास एक बूढ़ी औरत आके कहती है कि इन फूलों को खरीद लीजिए वरना ये कल तक मुरझा जाएंगे। फिर सियोंग एक फूल खरीद लेता है। फिर थोड़ी देर बाद सियोंग देखता है कि उस फूल में एक मैसेज है और एक एड्रेस दिया हुआ है। फिर सियोंग उस एड्रेस पर जाता है जहाँ एक रूम में सियोंग को कोई बूढ़ा आदमी लेटा हुआ दिखता है। फिर जब सियोंग थोड़ा और पास जाकर देखता है तो हमें पता चलता है कि ये बूढ़ा आदमी प्लेयर नंबर 1 है। फिर सियोंग उन बूढ़े अंकल से कहता है कि कौन हो तुम। फिर वो बूढ़े अंकल सियोंग से कहते हैं कि मेरे साथ एक गेम खेलोगे। वो बाहर रोड पर एक आदमी देख रहे हो, अगर 12 बजे से पहले उस आदमी की अगर कोई मदद करने आ गया तो तुम जीते, अगर वो आदमी 12 बजे के बाद वहीं ठंड में मरने के लिए पड़ा रहा तो मैं जीता। पर यहाँ पर सियोंग काफी सदमे में था। फिर सियोंग उन अंकल से कहता है कि अपनी बकवास बंद करो, तुम ही उस गेम के पीछे थे, क्यों करा तुमने हमारे साथ ऐसा। फिर वो अंकल सियोंग से कहते हैं कि मैंने किसी को भी वो गेम खेलने के लिए मजबूर नहीं करा था, सबने वो गेम अपनी मर्जी से खेला था और मैंने सुना है कि तुमने अपनी इनाम की रकम को जरा सा भी इस्तेमाल नहीं करा है। तुम वो गेम जीतने के बाद भी 1 साल से भिखारियों वाली जिंदगी जी रहे हो। फिर सियोंग दोबारा उन अंकल से पूछता है कि कौन हो तुम। फिर वो अंकल सियोंग से कहते हैं कि मेरा नाम ओ इल्नाम है, मैं पैसे ब्याज पर देता हूँ। ये बात सच है कि मेरे सर में ब्रेन ट्यूमर है, मैं मरने से पहले कुछ हटके करना चाहता था। फिर सियोंग उन अंकल से पूछता है कि तो फिर तुम खुद गेम क्यों खेलते थे, ऐसा क्यों जताते थे कि तुम हम सब में से एक हो। फिर वो अंकल सियोंग से कहते हैं कि बचपन में मैं बहुत सारी गेम खेला करता था और मरने से पहले मैं वही एक्सपीरियंस एक बार और करना चाहता था, इसलिए मैं तुम्हारे बीच में खेलता था और तुम्हारे साथ खेलकर मुझे बड़ा मजा आया। फिर 12 बजने से 10 सेकंड पहले उस आदमी की कोई मदद करने के लिए आ जाता है। फिर सियोंग उन बूढ़े अंकल से कहता है कि मेरी जीत हुई और तुम्हारी हार, पर वो बूढ़े अंकल अपने ब्रेन ट्यूमर की वजह से मर चुके थे। फिर सियोंग वहाँ से चला जाता है। अब कुछ और महीने बीत जाते हैं और सियोंग अब उस गेम के ट्रॉमा से उभर रहा था। अब यहाँ पर सियोंग अपने बाल पिंक कलर के करवा लेता है और सियोंग सबसे पहले जाकर अनाथ आश्रम से सेब्योक के भाई क्योल को अडॉप्ट कर लेता है और उसको सैंगवू की मम्मी के यहाँ एक बैग के साथ देख रेख के लिए छोड़ देता है और वहाँ से चला जाता है। फिर जब सैंगवू की मम्मी वो ब्रीफ केस खोलती है तो वो देखती है कि इस ब्रीफ केस में बहुत सारे पैसे हैं और सियोंग ने एक नोट भी छोड़ा था कि ये पैसे मैंने सैंगवू से उधार लिए थे। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सियोंग अपनी बेटी से बात कर रहा होता है और शायद इसने अपनी बेटी की कस्टडी हासिल कर ली होती है क्योंकि एपिसोड 1 में हमें ये बताया गया था कि सियोंग अपनी बेटी वापस ले सकता है अगर वो ये साबित कर दे कि उसके पास अपनी बेटी को संभालने के लिए पैसे हैं। फिर यहाँ पर सियोंग देखता है उसी आदमी को जिसने सियोंग के साथ सबसे पहले प्लेटफॉर्म पर गेम खेला था। फिर सियोंग जल्दी से भागकर उस आदमी को पकड़ने के लिए जाता है पर वो आदमी मेट्रो में चढ़कर वहाँ से भाग जाता है। फिर सियोंग उस आदमी को पकड़ता है जिसके साथ वो आदमी गेम खेल रहा था और इस आदमी के पास सियोंग को उसी गेम का कार्ड मिलता है जिससे सियोंग समझ जाता है कि वो गेम दोबारा शुरू होने वाला है। फिर सियोंग उस कार्ड पर दिए हुए नंबर पर कॉल करता है। फिर सामने से जवाब आता है कि अगर आप इस गेम में हिस्सा लेना चाहते हो तो अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ बताइए। फिर सियोंग बोलता है सियोंग ही हूँ, 31 अक्टूबर 1974। फिर सामने से जवाब आता है कि प्लेयर नंबर 456। फिर सियोंग बोलता है कि मेरी बात ध्यान से सुन, मैं पता लगा कर रहूंगा कि तुम लोग कौन हो और ऐसा घिनौना काम कैसे कर सकते हो, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। फिर सामने से जवाब आता है कि अगर जिंदा रहना चाहते हो तो अपनी जिंदगी जीते रहो और हमारे बीच में मत पड़ो। फिर सियोंग कॉल कट कर देता है
और जहाँ वो साइड से जा रहा था वहाँ नहीं जाता और ये एपिसोड यहाँ ख़त्म हो जाता है। और मे बी अगले सीज़न में हमें स्योंग एक डिटेक्टिव के रूप में दिखाई देगा और वो स्क्विड गेम को हमेशा के लिए रोक देगा। तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइए कि आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। अब मैं जो अगली सीरीज एक्सप्लेन करने वाला हूँ वो है मोनार्क लेगेसी ऑफ मॉन्स्टर। तो नोटिफिकेशन मिस ना हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस करके रखें। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।